हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बहुत एनर्जेटिक रहना आज के चैप्टर में, क्योंकि हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर को पढ़ने जा रहे हैं। वन शॉट होने वाला है। एटम्स और न्यूक्लियर के मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और ध्यान से सुनना। देखो, आपने ना पढ़ा हो सकता है पहले, लेकिन प्लीज उस सारी चीजों को साइड में रखो, क्योंकि मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको चीजें समझा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है टॉपिक आज का। इसमें हम जो कुछ चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि यार फोटॉन्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उससे एसोसिएटेड, और डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स क्या होती है। ऐसे 10-12 टॉपिक्स को हम फटाफट से कवर करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे, क्योंकि वही इसका क्रक्स है। कुछ छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। चैप्टर बहुत इजी है, बस उलझना नहीं है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा उसको मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। पहले ये बता दूं कि किन के लिए बेनिफिशियल है। क्लास 12 के स्टूडेंट, नीट जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले जिनके लिए क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, सबके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है। क्योंकि जो रिलेटेड डेरिवेशंस है, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल वगैरह, सब मैं इसमें कराने वाला हूं। अब देखो आगे की कहानी कुछ इस तरीके से है। शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फोटॉन। अब फोटॉन क्या भला है सर फोटॉन क्या है ना, एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। होने के लिए तो ये लगभग 100-120 साल पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है आज की डेट में, लेकिन सर आइंस्टाइन ने पहली बार बताया कि जो लाइट होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को एट अ टाइम रखती है। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का कहना था, जैसे सर न्यूटन का, कि लाइट पार्टिकल है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट का कहना था, जैसे सर हाइगेंस लोगों का, कि लाइट एक वेव है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस शो करती है, डाइफरेक्शन शो करती है, पोलराइजेशन शो करती है, वेव मानकर। लेकिन सर आइंस्टाइन ने बोला कि दोनों बातें सही हैं। जैसे एक सिक्के में हेड भी है और टेल भी है, उन्होंने कहा उसी तरह एक लाइट में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। उन्होंने इसको ऐसे समझाया, उन्होंने कहा किसी सोर्स से जब लाइट आती है तो लाइट नॉर्मली वेव नेचर प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो किसी मटेरियल के इंटरेक्शन में आती है, किसी चीज से टकराती है, तो उसमें पार्टिकल बिहेवियर आने लग जाते हैं। क्या मतलब सर, हम तो समझे ही नहीं पार्टिकल ऑफ वेव क्या होता है। अच्छा, तो मैं समझाता हूं। देखो, वेव नेचर किसे कहते हैं। वेव का मतलब होता है जिसमें स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी होती है, फैलने की टेंडेंसी होती है। पार्टिकल वो होता है जिसमें पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, एग्जैक्टली सीधे जाने वाली प्रॉपर्टी होती है। ये फर्क होता है पार्टिकल ऑफ वेव में। जैसे आप अगर एक बॉल को फेंको दीवार में, तो बॉल टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, एक बिल्कुल पेनिट्रेटिंग तरीके से जाती है और वापस आती है, पार्टिकल नेचर। लेकिन आप पानी को फेंको ऐसे करके, एक बाल्टी पानी ऐसे दीवार में फेंको, तो पानी जाएगा, जितना फैल सकता है बेचारा फैलेगा और वहां जाके गिर जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं, हम तो पानी को बिल्कुल धार बना के फेंक सकते हैं, हम तो उसमें बुलेट लगा के, बंदूक लगा के, बंदूक से पानी की धार बना के फेंक सकते हैं। अब तो नहीं हो रहा वेव नेचर। बहुत अच्छा सोचा आपने। इसको मैं लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करूंगा कि कैसे वेलोसिटी बढ़ा के आपने उसके वेव कैरेक्टरिस्टिक को कमजोर कर दिया। क्योंकि जब हम किसी वेव की वेलोसिटी तेज कर देंगे तो कैसे करके उसके लैम्डा में फर्क आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटॉन से, और बहुत लिमिटेड होकर चीजों को पढ़ना है, बिल्कुल आराम से चीजें समझ में आएगी। फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एक हल्के से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर, देखो क्या है, ये इस तरीके का मान लेते हैं एक लाइट सोर्स है। ये इस तरीके का एक लाइट सोर्स है, और नीचे पे मान लेते हैं कि एक टेबल रखा हुआ है, नीचे पे एक टेबल रखा हुआ है। इसमें मैंने एक बल्ब वगैरह को जला दिया, एक लाइट सोर्स को मैंने जला दिया, और मैं क्या देखता हूं कि एक पर्टिकुलर रीजन यहां पर मुझे देखने को मिला कि वो इल्यूमिनेट हो गया। यानी कि इस लाइट के जलाने के कारण एक पर्टिकुलर रीजन जो मुझे दिखा कि वहां पर उजाला सा हो गया है। ठीक है, अब इसको समझना है। अब सवाल यह है कि उजाला कैसे हुआ। सर यहां पर ना नंबर ऑफ फोटोन छोड़े गए। सर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट सोर्स जो हमारे पास है, ये क्या है, एक तरह का लाइट सोर्स है, ये एक सोर्स है, ठीक है, लाइट का। ये क्या कर रहा है सर, ये ना नंबर ऑफ फोटॉन्स छोड़ रहा है, मतलब ऐसा समझो पैकेट्स छोड़ रहा है। पैकेट, हर एक पैकेट के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, ऐसा समझो आप। अब हमने किसी भी एक पैकेट को निकाल के लाए और हमने इसको स्टडी करना चालू किया। हमने बोला आपका नाम क्या है, इसने बोला फोटॉन। हमने कहा आपका काम क्या है, बोल रहा एनर्जी। एनर्जी का काम है मेरा। मैंने कहा कैसे डिफाइन करते हो एनर्जी, बोल रहा देखो एक सिंपल सा फॉर्मुला यूज करते हैं, हमारी एनर्जी निकल जाती है। मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा यार देखो, हम पे ना बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये पाया कि हम में से किसी को भी उठा लो, हम डुप्लीकेट हैं एकदम, बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे, सब एकदम एक जैसे दिखते हैं। और हमारी अगर आप एनर्जी निकालोगे किसी भी एक की उठा के, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगी आपको हमारी फ्रीक्वेंसी के। यानी किसी भी फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होती है। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जब हमने निकालने की कोशिश करी, तो हमें एक एच नाम का एक इंसान मिला, और इस एच की जो वैल्यू आई बाद में चेक कर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड के करीब करीब आई। कोई खास याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रहे कि अब से एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच इंटू न्यू। अगर मैं कहूं कि फोटोन की एनर्जी ज्यादा है या कम है, कौन है डिटरमिन फैक्टर, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। आप बोलोगे सर ये फ्रीक्वेंसी ना क्लियरिटी नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी में क्लियरिटी नहीं आई, थोड़ा समझा दो। मैंने कहा ठीक है, इधर देखो, देखो फ्रीक्वेंसी को कैसे समझेंगे हम। फ्रीक्वेंसी का सिर्फ मतलब आप समझोगे कलर से। जो भी आपकी लाइट होगी उसका कलर डिफाइन करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है।
अच्छा आप बोल रहे सर और प्लीज थोड़ा सा और खोलो। मैंने बोला देखो इधर विबग्योर जानते हो क्या? विबग्योर तो सर हमने देखा हुआ रेनबो वगैरह में बनता है। अच्छा तो इसमें ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड टाइप के कलर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप आगे की तरफ को जाते हो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा के रिलेशन से जो रिलेशन लैम्डा में होता है उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी में होता है। तो अगर आगे जाने पर रेड कलर की वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट रही होगी। याद कराना है आपको कैसे होता है ये? ठीक है याद कराता हूं। आपने देखा होगा कि लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड कृष्णा, इनका कलर कैसा दिखाया जाता है? ब्लू कलर। डेविल्स जो होते हैं उनको कैसा कलर का दिखाया जाता है? रेड कलर का। तो आप मुझे बताओ जो लॉर्ड है, गॉड है, उनमें ज्यादा पावर होती है डेविल्स में? तो सर लॉर्ड में ज्यादा पावर होती है, यानी लॉर्ड कृष्णा में, लॉर्ड विष्णु में, इनमें ज्यादा पावर है, इसलिए ब्लू कलर वाले ज्यादा पावरफुल है और रेड कलर वाले डेविल कम पावरफुल है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि सर जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी ना। आप मुझे खुद बताओ आगे जाने पे फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कम हो रही है तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ब्लू की ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं दोनों तरफ h से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आप मुझे बताओ h एक कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे समझ रहे होंगे कि ये बन गई एनर्जी ऑफ रेड कलर, ये बन गई एनर्जी ऑफ ब्लू कलर। अब मुझे खुद बताओ ब्लू कलर ज्यादा पावरफुल है रेड? सर ब्लू पावरफुल है, इसलिए आसमान नीला, सागर नीला होता है। ठीक है, भले फेवरेट मेरा लाल है पता नहीं क्यों, लेकिन आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ई ऑफ रेड इज लेस देन ई ऑफ ब्लू, यानी कि ब्लू कलर की एनर्जी अब से ज्यादा है। हमें क्लियरिटी हो गई, वो एग्जांपल दिया आपको समझ में आ जाएगा, उससे थोड़ा सा याद रहेगा इसलिए दिया एग्जांपल। तब से समझ में आ गया कि अगर दो फोटॉन्स हमारे पास है, एक नीले रंग का फोटोन है, एक लाल रंग का फोटोन है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो नीला वाला फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक है और रेड कलर का बिल्कुल बेचारा हल्का एनर्जेटिक है, कमजोर है। ठीक है, तो अब से समझ में आ गया कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी से आइडिया लगा सकते हैं तुरंत से कि कौन सा ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन है। ठीक है, तो फोटोन के बारे में एक तो समझ में आ गया, उसकी एनर्जी के। सर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझा दो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा यार इंटेंसिटी पढ़ोगे थोड़ा सा? आपने कहा यार पढ़ा तो नहीं है कभी, आप देखो जरा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा समझ में, आपको पढ़ाना आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। देखो इंटेंसिटी जो होती है ना, इस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। बहुत ध्यान से समझना, आपको मजा आएगा टॉपिक में। मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। देखो इधर एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? फिर से ना एक लाइट सोर्स बना दे क्या, अगर आप बुरा ना मानो तो। ये एक लाइट सोर्स है, इस तरीके का एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से नीचे यहाँ पर जो आपका टेबल है, ये टेबल इलिमिनेट हो रहा है, ये वाला टेबल आपका इलिमिनेट हो रहा है। ऊपर से लाइट वगैरह गिर रही है इसके ऊपर, ऐसे करके लाइट गिर रही है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया लाइट गिरा दिया आपने। ठीक है, ये पर्टिकुलर इलाका अभी जो हमारा है इसमें रोशनी पड़ रही है ऐसे ऐसे कर कर। अब देखो इंटेंसिटी का एक बहुत बेसिक मतलब है। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक बल्ब है और आपके पास उसका एक रेगुलेटर है, आपने उसको रेगुलेटर को ऐसे घुमाया, बिल्कुल अंधेरा होगा कमरे में, आपने थोड़ा 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 उजाला 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 फुल उजाला, फिर ऐसे रेगुलेट किया, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। कर क्या रहे हो सर? आपने लाइट को कभी डिम कर रहे हो, कभी ब्राइट कर रहे हो, कभी बहुत ब्राइट कर दे रहे हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लाइट की इंटेंसिटी के साथ खेल रहे हो। ठीक है, तो कभी हम कहते हैं कि यार लाइट ना ज्यादा इंटेंस नहीं है, आज डिम लाइट हो रही है। आपने सुना होगा कि यार आज ना लाइट काफी डिम हो रही है। डिम मतलब इंटेंसिटी कम हो रही है फिजिक्स की लैंग्वेज में। और अंदर की बात बताऊं क्या, इसका मतलब क्या होता है? जैसे फ्रीक्वेंसी एनर्जी को रिलेट करवाती थी, इंटेंसिटी रिलेट करवाती है नंबर ऑफ फोटॉन्स को। किसको? नंबर ऑफ फोटॉन्स को। इसका क्या मतलब है सर? सर इसका मतलब यह है कि अगर लाइट डिम है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि जो सोर्स है वो कम नंबर ऑफ फोटॉन्स छोड़ रहा है। अगर लाइट ब्राइटर है, इसका मतलब सोर्स ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स छोड़ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यू हैव गॉट इट। आपको समझ में? इसका मतलब सिर्फ इतना सा कि इसके ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर निकलेंगे तो हम कहेंगे ज्यादा इंटेंस है, कम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे तो हम कहेंगे कि कम इंटेंस है। तो अगर मैं आपसे कहूं, मुझे बताओ रेड कलर की लाइट ज्यादा इंटेंस है या ब्लू कलर की? बताओ प्लीज बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में पॉज करके। अच्छा, आपको पता है ना तो रेड ना तो ब्लू, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कलर पे डिपेंड नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन कितने छोड़ रहा है। ठीक है, रेड कलर लाइट, मैंने माना कि रेड कलर लाइट का कोई भी एक फोटोन अगर हम उठाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनने की हो रही है, ये है एक रेड कलर लाइट का फोटोन और ये है एक ब्लू कलर लाइट का फोटोन। प्लीज ध्यान से सुनो, इन दोनों में फर्क क्या है जानते हो? फर्क इन दोनों में यह है कि एनर्जी ऑफ रेड कलर के फोटोन की और एनर्जी ऑफ ब्लू कलर के फोटोन में हम समझ गए कि ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, नो डाउट। ये वाला मोर एनर्जेटिक होगा, ये मोर एनर्जेटिक होगा, ये वाला बेचारा लेस एनर्जेटिक होगा, ये हमें समझ में आ रहा है।
लेकिन इंटेंसिटी का इसके कलर से या इसकी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी सिर्फ एक बात कहती है, वो कहती है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे, एक के पास 100 फोटॉन है, एक के पास 500 फोटोन है, तो इसका मतलब ये ज्यादा इंटेंस है, 500 वाला ये ज्यादा रोशनी करेगा। अब जो ज्यादा रोशनी करता है उसका कभी भी मतलब ये नहीं है कि उसके फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है, ये भी समझना जरूरी है। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे मान लेते हैं बहुत सारे फोटोन आ गए, यहां पे किसी भी कलर के, मान लेते हैं कोई कलर के फोटोन्स यहां पर आ गए। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर मान लिया कि ये ऑरेंज कलर के फोटोन्स है सारे के सारे, ये ऑरेंज कलर के फोटोन है सारे के सारे। एग्जांपल के लिए मैंने ऐसा लिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहां पे ना कुछ ब्लू कलर के फोटोन्स ले लेते हैं। ये कुछ ब्लू कलर के फोटोन लिए। अब जरा बातों को समझेंगे एग्जाम्पल से। देखो सर, इसमें क्या होता है कि जो ये पहले वाला केस है, ये वाला मोर ब्राइटर होगा, यानी कि ये जगह बहुत ज्यादा ब्राइटर होगी, चमकीली होगी कंपैरेटिवली बगल वाले से। ये वाला ब्राइटर नहीं होगा, ये लेस ब्राइटर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? लेस ब्राइटर होगा। क्यों ऐसा कहा सर? क्योंकि ना सर इंटेंसिटी वाइज इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ऑरेंज और इंटेंसिटी ऑफ ब्लू में इंटेंसिटी अभी इसकी ज्यादा है। कलर से कोई लेना देना नहीं है, वो काउंटिंग देख रहा हूं मैं। ऑरेंज कलर के ज्यादा फोटोन नजर आ रहे हैं इसलिए वो ज्यादा ब्राइटर है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। दूसरी तरफ लेकिन सर एनर्जी वाइज अगर आप बात करोगे तो ब्लू वाले फोटोन में किसी एक की एनर्जी उठाओगे, एक फोटोन उठाओगे यहां से, और यहां से ऑरेंज का एक फोटोन उठाओगे, तो ऑब्वियसली ब्लू कलर वाला फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा। बस इतना ही फर्क है, समझ रहे हो? भले ही वो दिखने में कितना डिम दिखे आपको ब्लू कलर का, लेकिन वो हमेशा बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोटोन रखता है अपने पास। रेड वाला कितना भी चमकीला दिखे आपको, लेकिन वो हमेशा कमजोर फोटोन रखता है। तो जो चमकता है जरूरी नहीं है कि वही सब कुछ है, ठीक है ना? ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मेरे ख्याल से दो फंडे जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, इंटेंसिटी और कौन सा फ्रीक्वेंसी, ये दो टर्म समझ में आए होंगे फोटोन के साथ। अब हमें इस टॉपिक को ले जाना है अंदर, यूज करवाना है कि कैसे कैसे यूज होता होगा। उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन में यहीं पे कर लेता हूं। क्या आपको लगता है कि एनर्जी, आपने बोला इंटेंसिटी बराबर, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। क्या आपको लगता है कि इंटेंसिटी बराबर, मैंने कहा था एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू पर यूनिट एरिया? ठीक है, एक छोटी सी बात और समझ के आगे बढ़ रहे हैं एग्जांपल से। देखो आपके कमरे में एक ट्यूबलाइट है, एक बल्ब है, अच्छा खासा उजाला हो रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है आपको सब कुछ, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसी लाइट को उठा के स्टेडियम में ले जाते हैं क्रिकेट के, और सारी लाइटें बंद कर देते हैं, वहां की सिर्फ आपकी ट्यूबलाइट जलाई रखते हैं। बहुत अच्छा उजाला होगा ना? नहीं सर ये क्या बात कर दी आपने, वहां तो कुछ दिखेगा ही नहीं हमें अंधेरे में, रात के समय कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपकी ट्यूबलाइट ने एनर्जी कम रेडिएट करना चालू कर दिया कि यार मैं तो भैया आप ही के कमरे में जलती हूँ, बाहर जाके नहीं जलूंगी मैं, ठीक है, आप ही से जलती हूँ बस मैं मतलब आप ही के कमरे में जलती हूँ? नहीं सर ऐसा नहीं हुआ। एनर्जी तो वो जितनी ट्यूबलाइट आपके कमरे में रेडिएट कर रही थी उतनी ही वो ग्राउंड में भी कर रही है, लेकिन क्या फर्क पड़ा सर? फर्क ना एरिया का पड़ गया। अब उसे ज्यादा एरिया को एलिमिनेट करना है, इसीलिए एरिया बढ़ने से इंटेंसिटी कम हो गई। वहां पर इंटेंसिटी एरिया बढ़ने से क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? लाइट का वेव नेचर नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ पर? क्योंकि लाइट जब जा रही है फैल रही है। फैलने का गुण किसका है? क्योंकि लाइट को जहां डाल, जैसे पानी नहीं होता, पानी को गिलास में डालो गिलास में, टब में डालो टब में, नदी में डालो, फैलता है, फैलने का गुण है उसका। लेकिन फिर एक बात और है, गिलास में अगर इतना पानी है, आप उसको एक जमीन में डाल दो तो पानी कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ जा रहा है, स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी के कारण वो डाइल्यूट हो गया पूरी तरीके से। वैसे ही लाइट के साथ है। लाइट को जब हमने ग्राउंड में छोड़ा तो लाइट ने इतना फैलने के चक्कर में वो इतनी ज्यादा डाइल्यूट हो गई कि हमें नजर ही नहीं आ रहा कि यहाँ लाइट है कि भी नहीं है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंटेंसिटी एरिया से रिलेट कर पा रही है। फिलहाल यहाँ पे ये फॉर्मूले में अगर आप देखें, इंटेंसिटी बाई, ये बेसिकली एनर्जी है। अगर मैं बोलूं कि एक लाइट सोर्स से अगर एक फोटोन निकल रहा है एच न्यू एनर्जी का, तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू। अगर मान लेते हैं वहां से एन नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एन इंटू एच न्यू एनर्जी है टोटल उसके पास। लाइट के बाद टोटल एनर्जी कितनी है? एक फोटोन की एनर्जी इंटू कितने नंबर ऑफ फोटोन है, डिवाइडेड बाई टी इंटू एरिया। एरिया को एरिया लिख दो चाहो तो। अब आप समझ सकते हो कि आई इज इक्वल टू हमारे पास एन अपॉन टी को आप चाहो तो, इफ यू वांट, तो आप इसे ना सिर्फ ये बोल सकते हो स्मॉल एन। स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि n इज इक्वल टू नथिंग बट कैपिटल N अपॉन टी। मतलब क्या है? ये नंबर डेंसिटी कह लो, या इसे ऐसा कह दो कि पर यूनिट सेकंड में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हो चाहो तो, है ना ज्यादा कभी, क्योंकि ना मैंने क्वेश्चन में देखा हुआ है ये फॉर्मूला यूज होता है, नीट वगैरह के एग्जाम में भी आया था एक बार ऐसा, तो इसलिए मैंने यहां पर हल्का सा रिलेट करके आपको दिखा दिया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड में कितने रिलीज हो रहे हैं, उसको आप ऐसे निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी बोल सकते हो कि यार ई अपॉन टाइम, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी यानी वर्क, वर्क अपॉन टाइम यानी पावर, तो पावर अपॉन ए एरिया, ऐसा भी कह सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो यूज करने के लिए मैंने आपको बता दिया इसे कैसे यूटिलाइज हम कर सकते हैं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आपको शायद क्लैरिटी होगी जो कुछ मैंने आपको बताया। इसलिए आप ये भी समझ सकते हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड में निकलेंगे, इसका मतलब उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने पीछे कहा था आपको कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड। गॉट इट? एक बात आपको ये भी बहुत बढ़िया से समझ में आ गई, सर हमने ना इंटेंसिटी भी समझ लिया, हमने फोटॉन्स को समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया, वो भी समझ लिया। अब आपको एक बहुत ब्यूटीफुल से एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं, उसके बाद हम असल मायनों में यूटिलाइज कर पाएंगे इन चीज को। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स थे जो मैंने बनाकर यहां पर रखे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। देखो सर, सिंपल सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये सब आपको पता है, मैं एक बार दोबारा से फटाफट से बता देता हूं। देखो कोई भी जो मेटल होता है ना, उस मेटल में रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम से फ्री हो जाते हैं। इधर समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं सोडियम है, और सोडियम में 2 8 1 करके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मान लेते हैं इसका तीसरा ऑर्बिट है n=3 वाला, जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ये जैसे ही हम इस सोडियम को रूम के अंदर लाते हैं, जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं सोडियम के सैंपल को, हम क्या देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन तुरंत से इजेक्ट हो गया और मेटल के अंदर घूमने लग गया। अब मेरी बात को समझना, ये जो मेटल है, मान लेते हैं सोडियम मेटल जो है, इस सोडियम मेटल में रूम टेम्परेचर में कई फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहते हैं। क्यों मूव कर रहे हैं सर? क्योंकि रूम टेम्परेचर से उन्हें इतनी एनर्जी मिल चुकी है कि प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन टूट चुका है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। अब आपको समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो होता है जो अपने न्यूक्लियस से एकदम अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है और सरफेस के अंदर घूमने लगता है, मेटल सरफेस में घूमने लगता है। सर ये मेटल से बाहर नहीं जाता? नहीं जाता यार, ऐसे नहीं जाता। सर क्यों नहीं जाता होगा? इसलिए नहीं जाता ना, क्योंकि जैसे ही ये यहां से बाहर की तरफ जाता है, ये जो चीज है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्वायर कर लेता है इसको। जैसे आपको पता होगा, अगर सोडियम में से, समझो आप कि सोडियम में से अगर एक Na में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, रिलीज हो गया, तो क्या हम नहीं कहते कि अब वो क्या बन चुका है? एक कैटायन बन चुका है, पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटेलिक सरफेस से, मान लेते हैं मेटेलिक सरफेस ये है, इस मेटेलिक सरफेस से कूद के बाहर जाना चाहता है, ये पॉजिटिव वाला इसको तुरंत से अपने आप में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर जाता है, जिसके कारण ये बाहर नहीं जा पाता। वो कहता है भैया मैंने आपको इतनी छूट तो दी है कि आप मेरे से आजाद हो जाओ, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बाहर देश से ही बाहर चले जाओ अपने, ये नहीं हो सकता। ये बोलता है नहीं जी मुझे तो जाना है देश से बाहर। वो कहता है एनर्जी का इंतजाम करो अपने आप के लिए। अगर आपको इतनी एनर्जी मिल जाए कि जिस एनर्जी से मैं आपको खींच रहा हूं, जिस फोर्स से मैं आपको खींच रहा हूं, वो आपको ओवरकम कर दे, तो आप बाहर निकल जाओगे। अब हमें समझ में आ गया कि किसी इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको मेटल से भी बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो अट्रैक्शन है हमें उसे तोड़ना है। ठीक है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं बताओ यहाँ पे, बताओ यार। अट्रैक्शन वगैरह पता नहीं क्या क्या तोड़ना पड़ रहा है इन लोगों के लिए, अच्छा नहीं लगता तोड़ने काम, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेते हैं जब है तो। इसके 3 तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका हमारे पास इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना मेटेलिक सरफेस से। एक है थर्मियोनिक इमिशन, मतलब आपने अपने मेटल को गर्म करना चालू कर दिया, गर्म करके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई फ्री इलेक्ट्रॉन के पास और वो बाहर भाग गए, एक तरीका है। एक तरीका होता है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होता है कि आपने प्लस प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपनी मेटल को इसके अंदर डाल दिया। इस मेटल के जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगे और मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, जो लगभग इस ऑर्डर का होता है, वोल्ट पर मीटर 10⁸ बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत। इसीलिए इसे फील्ड इमिशन कहते हैं, क्योंकि हमने इमिट तो कराया लेकिन फील्ड की हेल्प ली। गॉट माई पॉइंट? तीसरा इमिशन जो हमारा टॉपिक है आज का, जिसके लिए मैं अभी बाकी बातें मैंने ज्यादा आपसे डिस्कस नहीं करी, क्योंकि मेन काम है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को पढ़ना, ये टॉपिक है हमारा। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही आपको? पहले बताओ यार, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखना कि आपको समझ आ भी रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को हम गर्म कर सकते हैं, मेटल को, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। एक तरीका है कि इसे बहुत हैवी फील्ड के अंदर डाल दो, सारे इलेक्ट्रॉन खींच के चले जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो अलग हो गए इलेक्ट्रॉन, मेटल से बाहर आ गए। तीसरा तरीका बहुत ब्यूटीफुल तरीका है, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यही हमारा मेन टॉपिक है, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, यही है जो है जिसके लिए हमने सारी बातें बोली। वो जो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बताई ना शुरू में, वो यहां काम आएगी, इसलिए पहले बता दिया है। वो इंग्रेडिएंट्स है कि पहले सब्जी बना रहे हो ना, अदरक लहसुन प्याज टमाटर से पहले काट के रख लो, वो काट के रखे हुए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको सौते करने के लिए डाल देंगे, डीप फ्राई करना है, क्योंकि इसे हमें थोड़ी देर बाद अब देखते हैं क्या होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में।
सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर आइंस्टाइन ने इन चीज़ों को पहली बार खोजना चालू करा। उन्होंने क्या किया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, हेलवॉक और हर्ट्ज इन लोगों के एक्सपेरिमेंट थे ये। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, पहले सेटअप समझो, उसके बाद एक एक करके समझते हैं। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा। इधर देखो, लेकिन थोड़े से आपके मुझे अटेंशन की जरूरत है। इधर देखो, ये लाइट है। हमने बोला कि अगर हम किसी लाइट को किसी मेटल के ऊपर फेंकते हैं, यानी किसी मेटल के ऊपर अगर हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो हमने ये देखा एक बार कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। अब समझने वाली बात क्या है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का एक तीसरा तरीका आ गया है, क्योंकि ना तो हम इसे हीटअप कर रहे हैं, ना तो हम कोई बड़ा फील्ड लगा रहे हैं। यहां पर हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि लाइट को गिरा दे रहे हैं इसके ऊपर। लाइट तो क्या है, एवरी की है, लाइट गिरा दो इसके ऊपर, कुछ भी खर्चा नहीं जा रहा, ना हीट के लिए खर्चा जा रहा गैस का हमारा, ना हमें फील्ड लगाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ रहे, हमें तो सिर्फ लाइट को छोड़ देना है इसके ऊपर। लाइट आ रही है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रही है, और क्या चाहिए। तो लाइट को क्योंकि फोटो कहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, इसलिए इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा गया। तो इतना सा ही काम हो रहा है कि एक लाइट गिर रही है मेटल के ऊपर, मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं, बस इतना ही काम कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन कुछ कैच है। कैच क्या है सर? कैच ये है कि हर तरह की लाइट के साथ ये काम नहीं होगा। उस लाइट को कुछ एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी। हर मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, वही मेटल निकाल पाएगा। बेसिकली हर मेटल कहने का मतलब है निकाल ही देगा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इस लाइट के पास अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये लाइट के पास कुछ स्पेशलिटी होगी, तभी जाकर ये इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगी। वो स्पेशलिटी क्या है वो हमें पढ़ रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सेटअप को देख लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई, लाइट आ रही है, इसको हम एक नाम दे सकते हैं क्या, इमीटर। इमीटर क्यों? क्योंकि ये इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इसको हम एक नाम दे सकते हैं कलेक्टर। कलेक्टर क्यों सर? क्योंकि ये कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। कैसे? आप खुद सोचो एक बारी के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बाई चांस मान लेते हैं यहां तक आ गया, उससे निकला इलेक्ट्रॉन, इमिट हुआ, यहां पर पहुंचा हुआ नेगेटिव चार्ज, उसको सामने दिखा पॉजिटिव चार्ज, उसने बोला आइला, और यहां से भाग गया वो नीचे इसकी तरफ। तो निगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के जो आपको ये वाली प्लेट दिख रही है, कलेक्टर वाली प्लेट जो आपको दिख रही है, उसको हमने कलेक्टर क्यों कहा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। और इसको इमिटर क्यों कहा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं इससे। अच्छा, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग काम यहां पर करा है, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने यहां पर नीचे लगा रखा है एक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ मतलब इतना होता है कि ये समझो, आप ना पूरी कहानी को सिर्फ यहां पे समझो, नीचे मत देखो। ये समझो कि हमने इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, इस नीचे को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सर इसका मतलब ये होता है कि हमने इस तरफ तो प्लस पोटेंशियल दे दिया, इस तरफ माइनस। अब एक बात समझ लो, प्लस और माइनस पोटेंशियल में मतलब क्या होता है। सर पोटेंशियल का मतलब ना, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना। अगर ये ना माइनस का 5 वोल्ट है ना, तो ये माइनस का 3 वोल्ट है। अब आप, मैंने जानबूझ के लिखा क्योंकि बच्चों को लगता है कि माइनस प्लस का मतलब वैसा माइनस प्लस है, वैसा नहीं। माइनस प्लस का मतलब लेवल से है, लेवल से। जैसे ये अभी प्लस में है, ये माइनस में, ये अभी माइनस में, ये प्लस में। आप समझ रहे हो, इतना सा फर्क है। तो दिखने में भले ही आपको दोनों माइनस लग रहे होंगे, लेकिन आप जानते हो -5 छोटा होता है, -3 बड़ा होता है। तो कंपैरेटिव इनके बीच में एक तरह का रिलेशन देख रहे होते हैं हम। तो जब हम कह रहे हैं कि -5 या -3, तो ऑटोमेटिकली हम कहना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में 2 का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आप चाहो तो इसको 0 लिख दो, उसको 2 लिख दो, इसको 8 लिख दो, उसको 10 लिख दो, एक ही बात है हर तरीके से। तो आपको एक तो समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। हमने इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लगाया है, जिसकी पोलैरिटी को हम मन चाहे मुताबिक बदल सकते हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब हम ये कहना चाहते हैं सर, जब मन आएगा इसको पॉजिटिव बना देंगे, जब मन आएगा इसको नेगेटिव बना देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? नेगेटिव पोलैरिटी में रख सकते हैं, इसको पॉजिटिव पोलैरिटी में रख सकते हैं। यानी कि हम इसकी जो पोलैरिटी होगी उसको अपने अनुसार बदल सकते हैं। जब मन आएगा प्लस कर देंगे, जब मन आएगा नेगेटिव कर देंगे। यहां से हमने सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है, ये आराम से प्रैक्टिकली हो जाता है काम। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बस एक प्लग को, स्विच को घुमाना है, रेगुलेट करना है, उनके आपस में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये अभी हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आपने इसका मतलब फीचर समझ लिए कि लाइट गिर रही है इमीटर के ऊपर, इमीटर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, कलेक्टर उन्हें कलेक्ट कर रहा है, सामने पोटेंशियल डिफरेंस है, जिससे हम उसे जब चाहे प्लस, जब चाहे माइनस बना देंगे। ठीक है, भूलना मत इस बात को जो मैंने कहा, प्लस बना देंगे, माइनस बना देंगे। समझ रहे हो? अभी आते हैं इधर। अच्छा, अब हम एक बहुत इतना बारीक सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखो, अब आपने एक बात देखी, आपको क्या पता है कि सर किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भटकते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भटकते रहते हैं किसी मेटेलिक सरफेस में। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मन है यार कि कब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे यार, कब तक हम इसी मेटल के अंदर भटकते रहेंगे इधर से उधर। कुछ तो हो नहीं रहा, नेट रिजल्ट तो कुछ आ नहीं रहा, हमारा भटकते में लगे हुए। ऐसा करते हैं, आज मेटल को छोड़ के निकल लेते हैं बाहर।
बहुत हो गया। तो इसके मन में आ रहा मेटल को छोड़ के बाहर निकल लूं इलेक्ट्रॉन के। कैसे निकलेगा? हीट दे दो, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? फील्ड इफेक्ट लाओ, यानी फील्ड दो, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो भी निकल लेगा। तीसरा इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी कि अगर हमने इसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर दे दी, किससे देंगे? एनर्जी कहां से दे रहे हैं? इस बार हमारा एनर्जी का सोर्स क्या है? लाइट, क्योंकि वो दो तो हैं, हीट है वो नहीं पढ़ रहे हम अभी, फील्ड इफेक्ट है वो भी नहीं पढ़ रहे, हम तीसरे को पढ़ रहे हैं लाइट से। हम चाह रहे हैं कि लाइट आए, लाइट में अपनी एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन भी आजाद हो जाए, बाहर भाग जाए मेटेलिक सरफेस से। एटम से आजाद है वो, सरफेस के अंदर ही है, लेकिन सरफेस से बाहर निकल जाए इसके लिए जरूरी है कि हम उसे एक एनर्जी दे, और एनर्जी के लिए हमने इस बार सोर्स चुना है लाइट को। अब लाइट के पास कैसे एनर्जी? सर फोटोन को भूल गए, पहला टॉपिक फोटोन भूल गए। फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? h इंटू न्यू, स्टार्टिंग में बताया। तो इसका मतलब यह है कि जब ये लाइट आ रही है तो आप इसे ऐसा वैसा मत समझना, इसके पास h न्यू नाम की एनर्जी है। अब ये h न्यू एनर्जी का फोटोन सफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी। अब जबरदस्ती थोड़ना है कि जो लाइट गिर रही है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाई देगी। क्या पता उस जो कैटायंस यहाँ पे मौजूद है, जो पॉजिटिव एटम्स मौजूद हैं, वो खींच ले इलेक्ट्रॉन को, और लाइट एनर्जी जो आई वो कुछ कर ना पाए। हो सकता है ऐसा सर, लेकिन हम उस थ्रेशहोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। समझते हैं जरा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, एक बारी के लिए मान लेते हैं कि वो ना 3 जूल की एनर्जी से पकड़े हुए हैं कस के इलेक्ट्रॉन को, कि हम बाहर नहीं जाने देंगे। हमने 1 जूल एनर्जी फेंकी लाइट से, नहीं गया बाहर। 2 जूल फेंकी, नहीं गया बाहर। जैसे ही हमने 3 जूल एनर्जी फेंकी, वो बिल्कुल अब बाहर आ गया, एकदम बाहर आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसका मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है जो उस कैटायन और उस फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने एक नाम दिया है, और वही नाम है वर्क फंक्शन, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to emit out an electron from the metal surface. Minimum amount of energy required to emit out an electron from the metal surface. क्योंकि अगर इसको मिनिमम 3 जूल की एनर्जी से इन लोगों ने पकड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ने, आपने बोला मैं 3 दे दूंगा, तो हो गया सर फ्री। लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो 6 दूंगा, तो फ्री तो अब भी होगा, 10 में भी होगा, 12 में भी होगा, 3 से ऊपर सब में हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए काम का सिर्फ 3 इसलिए क्योंकि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे हम उसे इजेक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकते हैं। आप समझ रहे हो? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर वो 3 जूल से हो सकता है तब तो 6 से भी, 10 से भी, 12 से भी, 1000 से भी हो जाएगा। लेकिन इन सब में मिनिमम जो है वही है वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये क्लैरिटी आ रही है कि अगर हमें लाइट में से इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है तो जरूरी क्या है कि हमारे फोटोन के पास जो एनर्जी होनी चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस एनर्जी। आप बोलोगे ये क्या है? देखो मुझे बात बताओ, फोटोन की एनर्जी सीधे सीधे किस पर रिलेट कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे ना। तो फ्रीक्वेंसी मेरी जो होनी चाहिए वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। समझो मेरी बात? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ने इसे 2 ही जूल एनर्जी दी, लेकिन हमें 3 की जरूरत है, तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। यानी हमें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका नाम हमने न्यू नॉट रखा, उससे ज्यादा हो, तब हम कह पाएंगे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा। यानी जो हम जिस लाइट को फेंक रहे हैं उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एक फिक्स्ड इस मेटल पर डिपेंड करती है। यानी मेटल बोलता है कि मुझे 3 जूल एनर्जी चाहिए, तो 3 जूल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए सबकी। नहीं आया समझ में? चलो मैं दिखाता हूं। नहीं आया समझ में आपको? रुक जाओ, इधर देखो, इधर देखिए, आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये एक येलो कलर की लाइट आई, येलो कलर की लाइट पड़ी मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन को खटाक से बाहर निकाल दिया, इजेक्ट करवा दिया। गॉट इट? ठीक है। अब सर एक लाइट पड़ी है रेड कलर की लाइट पड़ी है और इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट ये नहीं करवा पाई। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या वो ब्लू कलर की लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाएगी या नहीं? आप प्लीज थोड़ा सोचें, मैं बताता हूं। देखो आप सिंपल सोचो कि हम जानते हैं विबग्योर। अब इसमें यह बोल रहा है कि येलो कलर ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया। अगर येलो ने इजेक्ट करवा दिया, मुझे वह बताओ येलो की फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वायलेट और न्यू ऑफ येलो की अगर मैं बात करूं, क्या आप जानते हो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? क्योंकि मतलब वायलेट मतलब ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ब्लू वाले की, क्योंकि ब्लू की तो ज्यादा ही है इन सबसे। तो अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी येलो कम फ्रीक्वेंसी यानी कम एनर्जेटिक होते हुए भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकता है, तो क्या ब्लू नहीं करवा पाएगा?
क्योंकि देखो ना, येलो तो ब्लू से भी कम एनर्जेटिक है, लेकिन फिर भी उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया। तो मुझे बताओ, क्या ब्लू इजेक्ट नहीं करवा? बिल्कुल करवा देगा सर। इसका मतलब ब्लू 100% इजेक्शन करवाएगा। दोबारा सुनो, इस बात को नहीं समझ में आई तो समझ पा रहे हो, ये बात है, ठीक है। तो एक बारी के लिए अगर हम बोल दें कि येलो के बाद के कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करवा पाते, यानी मिनिमम इनमें से येलो कलर जो होगा वही इजेक्शन करवा सकता है। तो क्या आपको लगना नहीं चाहिए इस बार कि जितनी फ्रीक्वेंसी होंगी हम जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो सभी येलो की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होंगी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। अगर मैं कैसा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मैंने कहा कि येलो लाइट तो इजेक्ट करवा पाती है, लेकिन इससे लेस एनर्जी की जो लाइट्स हैं वो इजेक्ट नहीं करवा पाएंगी। यानी क्या हुआ कि येलो से लेस ऑरेंज, रेड, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवा पाएंगे। इसलिए जरूरी क्या हो गया कि मैं जो भी फ्रीक्वेंसी यूज करूं वो येलो वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब मेरे लिए वो जो न्यू नॉट लिखा मैंने, वो अभी कौन बन गया? येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब तो समझ में आ गया यार, अब तो शायद समझ में आ गया। यानी अरे ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? वो मेटल पर डिपेंड करता है कि मेटल कितने एनर्जी से खींच रहा है उस इलेक्ट्रॉन को। जितना ज्यादा एनर्जी से खींचेगा उसका जो न्यू नॉट होगा वो उतना बढ़ जाएगा। आप समझ गए? इसको क्या कहते हैं? मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब एक लॉजिक समझ में आया कि हमें अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है लाइट डालकर, तो जरूरी है कि लाइट के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा। गॉट इट? वही कहा। तो इंसिडेंट लाइट है। अगर मान लिया इस केस में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ना केवल इजेक्ट हुआ बल्कि ऊपर को भाग भी रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 3 जूल एनर्जी की जरूरत थी, तो इसने जरूर 3 से कुछ ज्यादा दी होगी। लेट से इसने 5 जूल एनर्जी दी, 3 जूल से बाहर निकला, तो 2 जूल एनर्जी इसके बाद बच गई, जिसको वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में भागने में इस्तेमाल कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब एक लास्ट टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाता है इसमें, तो हमारे लिए सारा काम बहुत स्मूथ हो जाएगा। अगर आप ये लास्ट पॉइंट को समझ जाते हो जो मैं बताने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट पॉइंट है, क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डेवलप करने जा रहे हैं। कौन सी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? क्या होती है सर? देखो इधर, देखो ये वो मेटेलिक सरफेस है जिसकी हम बातचीत कर रहे थे इतनी देर से, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन फंसे पड़े हुए बाहर निकलना चाह रहे हैं। ध्यान से समझना, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो बिल्कुल आउटर मोस्ट में आकर बैठे, बिल्कुल सरफेस के किनारे पे आकर बैठे हुए कि यार कोई तो थोड़ी सी एनर्जी दे, हम बाहर चले जाए। और कुछ ऐसे होंगे जो अंदर की तरफ थोड़े से इम्बीडेड है, कुछ ऐसे होंगे जो अंदर की तरफ इम्बीडेड है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, तो केस लेने के लिए सिर्फ मैं 3 इलेक्ट्रॉन को लेता हूं। एक बिल्कुल सटा हुआ है, जैसे ऐसे समझो ना, ये मेटल है। एक बिल्कुल इस सरफेस में, एक बिल्कुल बीच में, थोड़ा मतलब उसको आने के लिए एनर्जी चाहिए, और यानी एक बिल्कुल सरफेस में सटा हुआ है, एक थोड़ा बीच बीच में, और एक बिल्कुल और साइड में, ऐसे करके, यानी अंदर अंदर धसे हुए, उन्हें सरफेस में आना है। अब आप मेरी बात सुनो, इसको तो सिर्फ जरूरत है कि यार मुझे ना कोई सिर्फ इतनी एनर्जी दे दे जिससे मैं बाहर कूद जाऊं, बस। इसको यहां से यहां भी पहुंचना है माय डियर, यहां पहुंचने के लिए भी इसको अपनी एनर्जी चाहिए। अभी इसको सिर्फ सरफेस में आने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर इसके बाद उसे कूदना है। इसको यहां से इतना लंबा आना है, फिर उसके बाद इसे कूदना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मेरी बात समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी कि इन सब में हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कौन सा जो हमने पहले डिफाइन किया था? तो इजेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि इस मेटेलिक सरफेस से बाहर आने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं कि सरफेस से निकलने के लिए बाहर 2 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सरफेस से निकलने के लिए। हमने दी है इन्हें 7 जूल एनर्जी। प्लीज ध्यान से समझना, 7 जूल एनर्जी की हमने एक लाइट को यहां पर इंसिडेंट करा है मेटल पे। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन पे फोटोन पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन ने अपना 2 जूल का चालान कटाया और आगे भाग गया, इलेक्ट्रॉन आगे भाग गया। और मुझे बताओ इसके बाद क्या 5 जूल एनर्जी बचेगी? बिल्कुल सर, क्योंकि 2 जूल का इसने चालान कटाया अपना, बाहर आने के लिए 2 जूल चाहिए होता है वर्क फंक्शन के तौर पे, और 5 जूल से भाग गया आजाद। अच्छा, इसको सर यहां से लेके, अगर मैं इसे 1 कहूं, इसे 2 कहूं, इसे 3 कहूं, इसे यहां से लेके यहां आने में भी 2 जूल खर्च करना पड़ता है मान लेते हैं, और फिर वहां से वहां आने में 2 जूल का टैक्स देना पड़ता है वर्क फंक्शन वाला। तो इसको टोटल 4 जूल लग रहे हैं सरफेस से बाहर आने में, क्योंकि सरफेस तक पहुंचने में भी कुछ एनर्जी लग रही है, मान लेते हैं 2 जूल, और सरफेस के बाहर निकलने के लिए भी 2 जूल, तो 4 जूल तो इसकी खर्च हो गई। 7 में से अब इस बेचारे के पास सिर्फ 3 ही जूल एनर्जी बची, यानी 3 जूल एनर्जी से आगे भागेगा। अब बचा तीसरा, इसको यहां से यहां पहुंचने में 2 जूल, फिर वहां से वहां पहुंचने में 2 जूल, अब सरफेस से बाहर निकलने में 6 जूल, यानी टोटल इसकी मतलब टोटल एनर्जी इसकी 6 जूल हो गई। अब ये बेचारा भी बाहर तो निकला, लेकिन सिर्फ 1 जूल से। बहुत अच्छे से समझाया मैंने इसे, बहुत अच्छे से। आपके मन में ना कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये वहां से क्यों निकल रहा है, यहीं से क्यों ना निकल जाए? नहीं, सही सोच रहे हो आप, मैं ऐसी वाली बात नहीं कर रहा ना, वो बीच में कहीं पर है, ऐसी वाली बात कर रहा हूँ। निकल कहीं से भी सकता है, वह एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ मैंने, ठीक है ऐसा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो।
आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अभी मैंने जो सेटअप बताया था, वाह प्रणव कितना अच्छा बताया आपने यार, मजा आ गया। वो मेटल अब याद आ रहा है सब कुछ। ये इमीटर है और यहाँ पर ये एक तरह से जो प्लेट इसका इंतजार कर रही है, इस प्लेट का नाम क्या है याद करो, कलेक्टर वाली प्लेट है, कलेक्टर बन रखी है यहाँ पर, ये कलेक्टर है। तो ये कलेक्टर प्लेट यानी कलेक्ट करने के लिए बैठी हुई है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैंने एक सेटअप बना रखा है जिसमें मैंने इसको पॉजिटिवली पोटेंशियल में डाल दिया इस तरीके से। वाह यार कितना अच्छा सेटअप बनाया प्रणव आपने, तो मजा आया। ये प्लस प्लेट है। अब खुद सोचो, ये सब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या इस पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश नहीं करेंगे भाइयों बहनों? करेंगे नहीं करेंगे। अब ये भी चाहेगा कि मैं भी भागूं रेस में फर्स्ट आऊं, ये भी चाहेगा मैं भी भागूं फर्स्ट आऊं, ये भी चाहेगा मैं भी भागूं फर्स्ट आऊं। आपको एकदम से समझ में आएगा एक बात जो कॉमन, जो मुझे यहां पर कहनी चाहिए, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, पॉइंट टू बी नोटेड, हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है काइनेटिक। सही बात है? नहीं सर गलत बात है। हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, यह कहना गलत है। हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी रखता है डिपेंडिंग ऑन कि वो कहां से आया। जो जस्ट सरफेस से निकलेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी रखेगा क्योंकि उसे अपनी एनर्जी लॉस कम से कम की है। आप समझ रहे हो? इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों है? क्योंकि जस्ट सरफेस से निकला है। इसको सिर्फ एक टोल टैक्स देना पड़ा रास्ते में चालान वगैरह काटने के लिए 2 जूल का, उसके बाद इसकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। इन बेचारों को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बिल्कुल जमीन से निकल के आए हैं बाहर को, तो इसलिए आपको समझना। अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हमें समझ में आ गया सारे के सारे। अब देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और ऐसे करके करंट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। इस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फोटो यानी लाइट के गिरने से डेवलप हुए। बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत बढ़िया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा इतनी भी बात समझ में आ गई, ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से ये भी समझा दिया। वर्क फंक्शन तो आपने समझा ही दिया था आपने। अब उसके बाद हमें थोड़ा ये भी समझा दिया कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती। अब हम आ रहे हैं कुछ टॉपिक की तरफ। अब हम देखेंगे कि हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं अगर लाइट की, तो फोटो इलेक्ट्रॉन पे या फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है। आई होप आपको फोटो करंट में क्लैरिटी होगी। फोटो करंट कुछ और नहीं बल्कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में मूव करने लग जाएंगे, उनके मूव करने से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट डेवलप होगा, उसी करंट को हम फोटो करंट कहेंगे, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन ने डेवलप किया। तो स्टोरी सिर्फ इतना कहती है कि एक लाइट जो कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, किसी मेटल में जब गिरती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में मूव करते हैं तो फोटो करंट बनता है। बस यही फोटो करंट को हमें थोड़ा सा देखना है कि कब बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं नहीं सर्किट में ज्यादा करंट चाहिए। सोचो क्या चाहिए होगा सर, सर्किट में अगर ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। सोचो I इज इक्वल टू क्या होता है सर, Q/T होता है, चार्ज अपॉन टाइम। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट। इसलिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां से आएंगे सर? अगर ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हो क्या रहा है ना, फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है बैग भर भर के, और इलेक्ट्रॉन के सर पे आके मार दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि फोटोन जब एनर्जी लेके आएगा तभी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन डिपेंड कर रहा है फोटॉन्स की काउंटिंग पर। जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और उतने ज्यादा करंट निकलेगा। तो अब हमें समझ में आने लग गया कि सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको करंट जो चाहिए ज्यादा, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, आई शुड से फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे मैं फोटो करंट की बात कर रहा हूं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा मिलेंगे? जब मेरे पास ज्यादा फोटॉन्स होंगे। और ज्यादा फोटॉन्स कब होंगे? जब मेरी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसी के लिए मैंने इतना पापड़ बेले अभी तक बैठ के। शुरुआत में आके क्यों इंटेंसिटी बताई? क्योंकि इंटेंसिटी सिर्फ एक मतलब रखती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा, इंटेंसिटी बढ़ाना। अब सोचो मेरी लाइट की मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, क्या होगा सर? सर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज्यादा इजेक्ट होने से करंट का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा। एक अंदर की बात बोलूं, तीसरा या चौथी बार बना रहा हूं इसी लेक्चर को। अब अभी श्योरिटी नहीं, क्या पता कैमरा को मेरा बंद हो गया, जो भी है। लेकिन इससे पहले बताऊं क्यों फील नहीं आ रहा था मुझे लग रहा था कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन अभी मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि अब यह समझ में आ रहा होगा। इसलिए आप ऐसा मत समझना, अगर आपको भी कभी कभी लगता है पढ़ते समय क्या क्या हो रहा है, तो आप समझना कि मेरे साथ खुद हुआ है पढ़ाते समय आपको, कि मुझे लगा नहीं यार, मैंने कितने बार, पता नहीं कितने बार रिकॉर्डिंग मैंने भी करी यार, वीडियो नहीं 1.5 घंटे में मैंने स्टॉप किया, 1.5 घंटे का बना के स्टॉप किया, फील नहीं आ रहा अंदर से। एक तो कल रात को 1:30-2 बजे बना रहा था, अभी दिन का 1:30 बज रहा है वैसे,
ठीक है, वो बनाते बनाते मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मतलब मैंने फिर सुबह उठ के ट्राई किया, एक नहीं हुआ, फिर दोबारा ट्राई किया, नहीं हुआ। अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, अभी मैं समझा पाने में सफल रह रहा हूँ, अभी समझ में आ रहा है। मेरा ना ऑर्डर बिगड़ जा रहा था, वो कहीं का कहीं मुझे लग रहा था खिचड़ी बन जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो। तो अच्छा, तो सर इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर इनडायरेक्टली फोटो करंट बढ़ेगा, ये तो कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर, यही कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप फोटो करंट को बढ़ाना, एक मिनट यार रुकना जरा, स्विच ऑफ हो गया क्या मोबाइल? हेलो हेलो, सही है। देखो, मैं कहना चाह रहा था कि फोटो करंट का मतलब क्या होगा? फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी 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 ऑफ द लाइट। जितनी ये याद करा आपने? याद नहीं करा सर हमने, बहुत अच्छे से क्लैरिटी है, प्लीज लिखना। इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटो करंट। अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, ये जो हमारी इमीटर थी ना, ये जो हमारा इमीटर है जो इमिट कर रहा है, हमने ना फोटॉन्स गिराए गिराए गिराए, मतलब ये तो बढ़िया हो गया यार, इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, फोटोन इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, ऐसा है क्या? सर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तो निकलेंगे यार, अब ये थोड़ा ना जो है भी नहीं वो भी निकल जाएगा। क्या कहना चाहते हो सर? मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर अगर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शुरुआत में 10 फोटॉन्स गिरते थे तो 10 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते थे। हमने थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाई, बस 20 फोटोन भेजे, अब 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमने और इंटेंसिटी बढ़ाई, 70 फोटोन भेजे, 70 निकलने लग गए। हमने सर 100 फोटोन्स भेजे, 100 निकलने लग गए। हमने सर 120 फोटोन भेजे, 120 कहां से निकलेंगे 120? 100 ही तो फोटोन है इसके पास, 100 ही तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास फ्री वाले। इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी, बहुत सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब हम यहां पर इंटेंसिटी की बात करते हैं कि मैंने यहां पर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं और यहां पे मैं देखूंगा कि फोटो करंट कितना आ रहा है मेरे पास, ध्यान से प्लीज, मैं रिलेशन बता रहा हूं आपको, फोटो करंट। अब मैंने कहा कि सर मैंने ना इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटो करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाई, फोटो करंट बढ़ा, ऐसे ही तो हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, मेरा देखो फोटो करंट भी बढ़ता रह रहा है, बढ़ता रह रहा है, वाई एक्सिस में फोटो करंट है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं, कहने का मतलब इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, फोटो। एक तो लिमिट आएगी ना सर कहीं ना कहीं पे, कि आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, मतलब आप बोलोगे मैंने अपने 100 के 100 फोटोन डाल दिए, अब फ्री इलेक्ट्रॉन 100 ही है, इससे ज्यादा नहीं ना सर, इसके बाद सैचुरेशन नहीं होगा क्या? आप खुद बताओ, सैचुरेट नहीं होगा क्या करंट यार? कि करंट बढ़ता ही रहेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते ही रहेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हो? नहीं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन की एक लिमिट है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की एक लिमिट है। आप फोटॉन्स बढ़ाते रहो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, लेकिन एक लिमिट है इलेक्ट्रॉन की। बोल रहे 100 ही है भैया हमारे पास। अब ये नहीं कि आप सोच रहे 120 डाल दो तो 120 निकल जाएंगे, नहीं, 100 ही निकलेंगे। अब 120 डालो या 200 डालो आप, इसका मतलब अब आप जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे, इसके बाद आपको करंट का एक फिक्स्ड अमाउंट मिलने लग जाएगा। इसी फिक्स्ड अमाउंट को हम लोगों ने एक नाम दिया, हमने बोला सैचुरेशन करंट। अब ये जो निकल रहा है ये करंट यहाँ पे क्या हो गया? आई सैचुरेट हो गया। क्या आप बात कर सकते हैं? अब इसके बाद करंट नहीं बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, पाई सैचुरेशन हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक काइंड ऑफ लाइट थी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, मान लेते हैं। अभी हमने ना दोबारा से इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिया, दोबारा से इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिया, दोबारा से इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिया, चालू कर दिया, चालू कर दिया, चालू कर दिया, और ये हमारे पास एक लाइट, ये दो अलग अलग लाइट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ ये हुआ, ये लाइट की इंटेंसिटी लेट से I1 थी, इस लाइट की इंटेंसिटी लेट से I2 थी। आप करंट मत समझना, उसे इंटेंसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। वो तो देखने से हमें दिख जाएगा किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ना रुक जाओ, इंटेंसिटी मत बोलो सिर्फ, इधर देखो, मेरी बात को सुनते रहना, बस ये जो मैं बता रहा हूं इसको सुनते रहना है आप लोगों ने, और कुछ नहीं। इस वाले नीचे वाले ने I1 नाम का फोटो करंट निकाला, फोटो करंट का सैचुरेशन इसका I1 पे हुआ, इसका फोटो करंट का सैचुरेशन I2 पे हुआ। अब समझते हैं ये हो क्या रहा है, समझते हैं हो क्या रहा है। आप ना, हमें ना देखो क्या दिखा सिस्टम में, हमें दिख रहा है एक लाइट से हमें दिख रहा है करंट ज्यादा पास कर रहा है, एक लाइट से हमें दिख रहा है करंट कम पास कर रहा है। समझोगे समझोगे बात को? मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने ना उसी मेटल सरफेस में, इधर आ जाओ, इस मेटल सरफेस में मैंने एक बार रेड कलर की लाइट डाली, एक बार मैंने इसके ऊपर वायलेट कलर की लाइट डाली। मैं क्या देख रहा हूं कि जब रेड कलर की लाइट डाल रहा हूं तो मुझे करंट कुछ 5 एम्पियर मिल रहा है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, मिली एम्पियर में मिलता है वैसे। और जब मैंने ब्लू लाइट डाली तो मुझे दिखा कि 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। मेरी बात समझना, अब 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर फिक्स हो गया हूं, ऐसा समझ लो। अब मैं जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दूं अपनी रेड लाइट की, या मैं जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दूं अपनी ब्लू लाइट की, अगर मैंने दोनों को ना देखा, मेरे पास करंट ये आ रहा है 5 एम्पियर 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसे समझो कि ये वाला कुछ 5 एम्पियर बड़ा टाइप का करंट दिख रहा है, ये वाला कुछ छोटा 2 एम्पियर टाइप का दिख रहा है। इनसे मैं क्या आइडिया लगा सकता हूं? इनसे मैं सिर्फ एक आइडिया लगा सकता हूं कि इन दोनों लाइटों में ज्यादा इंटेंस लाइट कौन सी है।
मैं सिर्फ यही पता लगा सकता हूँ। आप मुझे बता सकते हो ज़्यादा इंटेंस लाइट ऑब्वियसली ऊपर वाली, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है फोटो करंट के। जिसका फोटो करंट ज़्यादा है इसका मतलब उसके नंबर फोटॉन्स ज़्यादा गिर रहे थे। क्या कह रहा हूँ मैंने भी आपको बहुत पहले बताया था कि ब्लू कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट में आप कैसे पता करोगे कौन सा ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन है। आपने बोला था सर हम कलर देख के फ्रीक्वेंसी देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्योंकि ब्लू की ज़्यादा है इसलिए हम कह देंगे कि ब्लू कलर की जो लाइट है उसका फोटोन ज़्यादा एनर्जेटिक है। फिर मैंने आपसे कहा था क्या आप इंटेंसिटी के बारे में भी बता सकते हो कि ब्लू लाइट ज़्यादा इंटेंस है या रेड लाइट वगैरह वगैरह। अब इसका आइडिया कैसे लगेगा, फोटो करंट को देखकर कि कौन सा लाइट ज़्यादा इंटेंस थी। किसको देख रहे हैं हम, सिर्फ एम्पियर मीटर में देखेंगे करंट किसने ज्यादा दिया। जिसका भी करंट ज्यादा आ रहा है सैचुरेशन करंट, इसका एक ही मतलब निकला कि उसने ज्यादा इंटेंसिटी रही होगी उस लाइट की, यानी उस पर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे, बस एक ही मतलब है। आप उसको रेड ब्लू इससे बिल्कुल रिलेट मत करो क्योंकि उसका कोई लेना देना है ही नहीं उससे। बस इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें एक ग्राफ दिया गया है हम एकदम से कह सकते हैं कि ये जो केस 1 है, मान 2 है और ये केस 1 है, हम सीधे कह सकते हैं कि जो केस 2 वाली जो लाइट है ना ये मोर इंटेंस है क्योंकि इससे ज्यादा फोटो करंट निकला। ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। समझ में आ गया। अच्छा एक टॉपिक और समझ लेते हैं इसी में, देखो ग्राफ को और समझ लेते हैं। देखो ग्राफ को और समझ लेते हैं। देखो इधर ये गया 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 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कैसे माने ये गया 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 या ये हो गया, ये गया 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 ये हो गया। अब आप समझ रहे हो आप इस केस में क्या हुआ। इस केस में यहाँ पर फिर से मैं समझ लेता हूँ कि ये इंटेंसिटी को मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने फोटो करंट को दिखाया। अब आप एक खास बात देखोगे इस बारी में, ये 3 अलग अलग तरह की लाइट है। लाइट 1 कह दो, इसे लाइट 2 कह दो, इसे लाइट 3 कह दो। आप देखोगे ये तीनों लाइट में जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं फोटो करंट बढ़ रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है, फोटो करंट, लेकिन इन सभी का सैचुरेशन एक समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर इन तीनों की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इक्वल है, इंटेंसिटी इक्वल है क्योंकि इन तीनों में जो करंट की वैल्यू आ रही है वो सेम है फोटो करंट की। इसका मतलब तीनों के तीनों सेम नंबर ऑफ फोटोन छोड़ रहे हैं, 100 फोटोन 100 फोटोन 100 फोटोन, इस तरह का। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे। चलो आपको फिलहाल ये समझ में आया। तो इंटेंसिटी का मैंने जो बताया आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ, और मोर प्रिसाइजली कहाँ गया वो, अरे यार कहाँ पहुँच गए हम। ठीक है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से अभी तक की कहानी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी आराम से करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक लेवल में जाकर ये क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को फैक्टर जो डिफाइन कर रहा था वो इंटेंसिटी थी, क्योंकि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं मतलब हम ज्यादा फोटॉन्स फेंकने लग जाते हैं जिसके कारण ज्यादा फोटो करंट डेवलप हो सकता है। ये हमने देखा, यानी इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन। अब हम देखने जा रहे हैं इंटेंसिटी और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल के बीच में। सर क्या कहना चाहते हो, आपको याद है क्या कि मैंने आपको बताया था ये जो प्लेट है पॉजिटिव है। ध्यान से देखो ये प्लेट मैंने आपको दिखाया, पीछे मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा था। मैंने एक बात बोली थी आपको कि इसका पोटेंशियल हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है आ जाओ देखते हैं। देखो स्टार्टिंग से देख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी किसी को नहीं। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला ना इसका पोटेंशियल अभी प्लस में है ना। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि ये वाला एग्जांपल के लिए समझो ये 0 पोटेंशियल पे और ये अभी 5 वोल्ट पे है। मैंने क्या किया 5 से 6 किया, 6 से 7 किया, 7 से 8 किया, बढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल, और वो 0 का 0 ही है। इसका मतलब मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता रह रहा हूँ। अब समझो जब ये पॉजिटिव वाला बढ़ता रहेगा यानी पॉजिटिविटी इसकी बढ़ती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता इसकी बढ़ने लग जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन और तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और तेजी से, क्योंकि उसका प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कूलम्स लॉ वगैरह से कि इसमें तेज तरह का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से इसकी तरफ जाएंगे। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे यूनिट टाइम में, क्योंकि पहले मान लिया 1 मिनट में 60 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की स्पीड से पहले जा रहा था मान लेते हैं। अब जैसे ही आपने पॉजिटिव को और मजबूत कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की जाने की तेजी बढ़ जाएगी। अब 1 सेकंड में 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन जा सक रहे होंगे, और इससे क्या होगा आपका I = Q/T से फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस पॉजिटिव प्लेट को, इस कलेक्टर की पॉजिटिविटी को और इंक्रीज करता रहता हूं तो इसका एक ही मतलब है कि फोटो करंट बढ़ रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे मैं आगे को पोटेंशियल को बढ़ाता रहता हूं, यानी प्लस पोटेंशियल को आगे जाने पर, मैं ये पोटेंशियल है, अगर मैं प्लस पोटेंशियल को बढ़ाता रहता हूं तो मेरा ये बढ़ता रहेगा फोटो करंट, इस तरफ फोटो करंट है, ये बढ़ता रहेगा ऑल्दो एक लिमिट के बाद आके वो सैचुरेट हो जाएगा। क्योंकि वो सैचुरेट क्यों हो रहा है आपको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एक लिमिट है जो उसमें से इमिट हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी एक लिमिट है। ठीक है अच्छा सर एक नेक्स्ट बात देखें, सर उल्टा करें क्या, आप
क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम आगे पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे वैसे 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 करंट का अमाउंट बढ़ता रहेगा, ऑल्दो एक लिमिट पे आके वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सर एक ना उल्टा काम करते हैं, इस बार इसको बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं, कुछ एक गेम खेलते हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बार इसको जो ये अभी तक मान लिया 5 था, जो मैंने लिखा था कि ये 5 है, इसको 5 ना करके ना अब कम करते हैं, 4 3 2 1 0 ऐसे करते, -1 -2 ऐसा करते रहते हैं। ये तो 0 पे रख रहे हैं हम इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ताकि कुल मिला के आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस कम कम हो रहा है। अभी ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ठीक है, अभी भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे, अभी भी पॉजिटिव पोटेंशियल में उससे, लेकिन एक लिमिट में आने के बाद इसके बाद अब ये नेगेटिव पोटेंशियल में जाने लग गया, क्योंकि वो तो 0 पे ही है, ये -1 -2। अब इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हो गई, ये प्लस हो गया वो माइनस हो गया। समझ में आ रही है आपको बात मेरी? रेगुलेट कर रहा है। अब सोचो क्या होगा सर जब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे खुद बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा नेगेटिव की तरफ? नहीं सर, इवन अब इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन झेलना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं उनको एक धक्का महसूस होगा पीछे की तरफ, और जैसे जैसे हम नेगेटिविटी को बढ़ाते रहेंगे। अब सुनना, बहुत बारीक पॉइंट आ रहा है, ये बहुत बारीक पॉइंट है, ध्यान से सुनना जरा, मैं बनाता हूं इसे। यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे, यहां पे हमने इस प्लेट को अब नेगेटिव कर दिया, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना जरा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है इधर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक है, कुछ कम एनर्जेटिक है, कुछ बहुत कम एनर्जेटिक है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बिल्कुल सरफेस से निकले हैं, स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं। इसलिए देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो पीछे जो कम स्पीड से आ रहे हैं हल्के, ये वो वाले हैं जो पीछे से निकल के आए थे, इन बेचारों के पास एनर्जी पहले से कम थी। लेट से फॉर एन एग्जांपल, इसके बाद 2 जूल एनर्जी थी जो मैं पीछे बताया था, इसके बाद लेट से 4 जूल एनर्जी थी, इसके बाद लेट से 6 जूल एनर्जी है। ये सबसे हाईएस्ट है इनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सरफेस से निकला होगा। अब इन सबको रिपल्सन झेलना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन सा रुकेगा? सर सबसे पहले, क्योंकि आप देखोगे ना, आप नेगेटिविटी बढ़ाते रहोगे, आप नेगेटिव पोटेंशियल को अपने इंक्रीज कर रहे हो, नेगेटिव पोटेंशियल को और नेगेटिव कर रहे हो और नेगेटिव कर रहे हो, उसके कारण रिपल्सन झेलना पड़ेगा। रिपल्सन झेलने के कारण एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये स्टॉप हो जाएगा, ये रुकना बंद, वहां जाना बंद कर देगा। एक लिमिट ऐसी आएगी और कम करते रहेंगे तो नेगेटिव रिपल्सन इतना बढ़ेगा कि ये भी बंद हो जाएगा। और लास्ट में जब हम इतना कर दें कि ये सबसे हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, उस नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको समझ में आएगा, ग्राफ वगैरह भी दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि हर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो अलग अलग एनर्जी से निकल रहा है, वो ऑलरेडी डिफरेंट सेक्शन में मैंने बता दिया आपको कि हर एक की एनर्जी डिफरेंट थी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल हम उसको कह रहे हैं कि जब हमने अपने पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल की एक्सिस है, ये जो आपको दिख रही होगी ये किसकी एक्सिस है? पोटेंशियल की एक्सिस है। यहां पर हमने रखा, ये फोटो करंट की एक्सिस है, फोटो करंट की एक्सिस है ऊपर की तरफ जो दिखा रखी है। अब मैंने अपने नेगेटिव पोटेंशियल को यहां पर पहुंचाया, मैं अपने नेगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे कम करता गया, मेरे करंट की वैल्यू कम कम हो रही है। पहले करंट मेरा ऐसे था, फिर वो कम 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 हो रहा है। एक लिमिट ऐसी आएगी जब मेरा पोटेंशियल पूरा तरीके से कम, यानी मुझे अब एमीटर में बिल्कुल 0 करंट दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे? है ना? क्योंकि पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता रहता था, मैंने देखा था कि करंट बढ़ता है। अब मैं पोटेंशियल को जैसे जैसे कम करूंगा, यानी जैसे जैसे मैं नेगेटिव प्लेट लगाऊंगा, काफी इलेक्ट्रॉनों का आना बंद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनों का आना बंद होगा तो ऑटोमेटिकली करंट कम होने लग जाएगा, करंट कम होने लग जाएगा। मैं और मजबूत करूंगा इस नेगेटिविटी को। दूसरे शब्दों में क्या कर रहा हूं? नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनो बात को, पोटेंशियल को नहीं बढ़ा रहा, नेगेटिव पोटेंशियल को, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है और मैं इसको और बढ़ा रहा हूं नेगेटिविटी को। तो एक लिमिट ऐसी जरूर आएगी जब सबसे हाईएस्ट एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक जाएगा, और इस पर्टिकुलर जगह पर जब ये होगा, इस पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल को हम नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। अब मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच द नेट फोटो करंट इज इक्वल टू 0, जिसके लिए फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाए। फोटो करंट हमें अब एमीटर में दिख ही नहीं रहा, 0 करंट दिख रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक को भी रोक दिया गया है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ काम। अभी तक देखो, इससे थोड़ा आगे जाओगे आप, अभी तक भी कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कुछ ये थोड़े एनर्जेटिक हैं, लेकिन बिल्कुल जो हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उसको भी जब रोक दिया जाएगा तो करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। और अब हम कहेंगे कि कोई फ्लो नहीं हो रहा, करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा। हमने इतना हाई पोटेंशियल लगा दिया नेगेटिव वाला, इसको ही हमने क्या कहा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ कि आप ग्राफ से आपको कुछ समझ में आ पा रहा है? ये समझ में आ रहा है कि 3 अलग अलग केसेस ले रखे हैं, यानी कि एक केस में ये वाला जो दिख रहा है ये पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है एक टाइप का किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए। ये दूसरा, अभी मैं से समझाता हूं क्या, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यानी कि पोटेंशियल, इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो करंट कम होता है। ध्यान से सुनो, अगर नेगेटिव पोटेंशियल ना कहा जाए, अगर कहा जाए कि पोटेंशियल बनाने पर फोटो करंट सर बढ़ता है, फिर तो
क्योंकि पोटेंशियल जब हम बढ़ा रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने का मतलब है कि आप निगेटिविटी को बढ़ा रहे हो। निगेटिविटी बढ़ाने का मतलब है कि आप उसे हाई रिपल्सिव बना रहे हो। हाई रिपल्सिव बनाने का मतलब आप फोटो करंट को अवॉइड करवा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार इस ग्राफ को समझ लेते हैं, नीचे क्या बोलना चाह रहा ये ग्राफ। अब समझते हैं कुछ चीज को जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करना चाह रही है। मैं आपको बताता हूँ उसे। देखो थोड़ा सा टॉपिक रह गया, जरूरी है क्योंकि ना, देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से प्लीज यार, ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो कहानी को, हो क्या रहा था। ये मेटेलिक प्लेट है। इस मेटेलिक प्लेट में हम क्या कर रहे थे, एक फोटोन को भेज रहे हैं एच न्यू एनर्जी का। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि इसको मिनिमम एनर्जी चाहिए यहां से निकलने के लिए, एच न्यू नॉट, जिसे मैंने वर्क फंक्शन कहा। और जो बची कुछ एनर्जी होगी उससे वो आगे को भागेगा, जिसे हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी से भागेगा, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल आउटर मोस्ट सरफेस में, क्या मैं कह सकता हूं कि एच न्यू मेरा यूटिलाइज हो रहा है, एक तो एच न्यू नॉट में वो टोल टैक्स देने में, चालान काटने में, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि यही है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? क्यों सर? क्योंकि उन तीनों में सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी थी? जो सरफेस से निकलेगा, क्योंकि जो पीछे से आएंगे उनकी एनर्जी कम कम हो रही है, पिछले सेक्शन में बताया है अभी। इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई और इसी इक्वेशन को एक नाम दिया गया है और इस इक्वेशन का नाम है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब जो मैं कह रहा था, वो प्लेट मैंने यहां रखी है, उसको मैं नेगेटिव पोलैरिटी क्रिएट कर रहा हूं। सोचो मैंने इतनी नेगेटिव पोलैरिटी दे दी कि वो वी नॉट के बराबर हो गई नेगेटिव। अब वी नॉट का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जैसे ही मैंने यहां पे लिख दिया कि ये वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका एक ही मतलब है कि जो हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा, यानी अगर ये वो यही है मैक्सिमम वाला, यानी यही है, वो मान लेते हैं कि मैक्सिमम वाला, अब ये भी रुक जाएगा, यानी ये भी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जरूर काइनेटिक एनर्जी को इनके बीच में लगने वाला जो एक तरह का वर्क डन है या जो एनर्जी है उसने रोक लिया होगा। और आप जानते हैं किसी चार्ज को जब किसी वोल्टेज के डिफरेंस में रखा जाता है तो उसके बीच में जो एनर्जी होती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसकी वैल्यू ईवी नॉट होती है। क्या आप जानते हो? अरे सिंपल यार, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, याद है ना? उसी से आया। इसका मतलब जरूर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो इक्वल हो गई होगी अमाउंट वाइज ईवी नॉट के। और क्या हो सकता है? क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी को किसी ने पूरी तरीके से रोक दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम समझ सकते हैं, तो जरूर वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने पूरी तरीके से रोक दिया होगा। और क्या हो सकता है? समझिए आप। जैसा अभी मैंने आपको न्यूक्लियर वगैरह पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ, वो अप्रोच वाला पढ़ाया था मैंने आपको, याद है क्या वो टॉपिक? वही वाला डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच, उसी तरह का। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जब हम कहेंगे कि वो इसके बराबर हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल में, बस खत्म हो गया। यही एक छोटा सा टॉपिक है। इसका मतलब बस इसको भी यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब वो ना जो मैंने डायग्राम बनाया था वो बताता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन होकर एक बार सुनते हैं, समझते हैं क्या होगा। ये छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। इधर देखो, आप ना एक बात सोचो, आप ना अपना जो लाइट है ना उसको बदल दिया आपने। यहाँ पर आप पहले जो लाइट फेंक रहे थे ना, उसकी जगह आपने अब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। एग्जाम्पल के लिए, ये पहले रेड लाइट थी, सोचो अब आपने जो लाइट यूज़ करने लग गए, अब आप येलो लाइट को या ग्रीन लाइट को यूज़ करने लग गए हो। आपने ग्रीन लाइट को यूज़ करना चालू कर दिया। अब आप क्या कहते हो? सर अगर ना पहले रेड लाइट के साथ जो हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटोन था उसके पास एनर्जी अगर 5 जूल थी ना, अब पक्का वो एनर्जी बढ़ी है। थोड़ा रुको, वेट करो, आराम से सुनो मेरी बात जो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो एच न्यू नॉट है ना, ये बदलेगा नहीं लाइट के बदलने के साथ, क्योंकि वो फिक्स है। क्योंकि उसको जो पॉजिटिव आयन जो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अगर 2 जूल से खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है यार मुझे बस कोई भी बंदा आके 2 जूल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दो या 2 जूल दे दो ताकि मैं बाहर निकल जाऊं। अब कोई भी आके दो, चाहे रेड दो चाहे वॉयलेट दो, कोई भी दो। इसलिए वर्क फंक्शन बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा कि वो लाइट कौन सी आ रही है, कितनी एनर्जी लेके आ रही है। वो डिपेंड सिर्फ कर रहा है कि उसको कितने से खींचा जा रहा है। वर्क फंक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है वर्क फंक्शन। आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब अगर पहले एच न्यू नॉट एनर्जी, मैं अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, इसकी वैल्यू अगर 2 थी पहले, ये मान लिया 5 जूल एनर्जी दे रहा था, तो 2 और ये 3 जूल की एनर्जी से आगे मूव कर रहा होगा। अब अगर हमने अपनी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, लेट से 7 जूल एनर्जी होगी, तो वो 2 तो अभी भी 2 ही रहेगा, लेकिन अब ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि किसी मटेरियल पे अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते थे, इलेक्ट्रॉन निकलता था, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस पे एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं तो अभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑब्वियसली, लेकिन अब जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी इस बारी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी अपने को मजबूत करना पड़ेगा ताकि इसको रोक सकूं? इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा।
और निगेटिव होगा, क्योंकि अब वो रोक पाने में असफल रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, मान लिया हमने देखा कि V0 पर इसने रोक दिया इसको, तो हम क्या कर सकते हैं सर, हमने नई लाइट यूज कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी की। उससे क्या होगा, और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो आगे घुस जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने V0 को और कम करना पड़ेगा, नहीं अपनी निगेटिविटी को और निगेटिव करना पड़ेगा। वही यहाँ पे डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। आप अगर ध्यान से देखो, मैंने समझा दिया आपको, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे। क्योंकि देखो V1 V2 V3 में कौन ज्यादा एनर्जेटिक होगा सर, V3 होगा 100%। देखो लिखा भी होगा, यहाँ पे लिखा भी है। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि इसको इस वाले केस में नेगेटिव पोटेंशियल इतना कम हो गया। क्यों, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी का रहा होगा ना फोटोन, तभी तो उसको अपने को और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ रहा है। समझ में आ गया, ठीक, ऐसे ही है। आप मेरी बात को एक बार प्लीज रिपीट करके दोबारा सुनो जो मैंने कहा, और वही ये बात जो मैंने कही आप एक दो बार सुनो, आप समझ में आएगा आपको, क्योंकि मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अगर मान लिया हम देखते हैं कि हमारे उसमें फोटो करंट बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, क्या करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। इससे क्या होगा कि अब उसको फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन पास करने लग जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो फिर से मुझे रोकना है, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को और कम कर दो और निगेटिव कर दो, ताकि ये वाले भी रुक जाए। तो इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन हो गया। यानी स्टॉपिंग, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो गया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलेगा, दूसरे शब्दों में निगेटिव पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। ध्यान रखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक निगेटिव पोटेंशियल है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करोगे, इसका मतलब आप उतनी हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो उसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। तो कलेक्टर को अगर उसे रोकना है तो उसको भी अपना हाई निगेटिव बनाना पड़ेगा, अपने को यानी हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल रखना पड़ेगा। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उसकी तरफ आ रही है फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, बढ़िया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मटेरियल ए इज मोर देन मटेरियल बी। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ मटेरियल ए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 लिख रहे थे, तो ए को ऐसे लिख लेते हैं, ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ बी को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए का ज्यादा है बी से, ठीक है। व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, फिजिकली सोचना प्लीज चीज को, मैथ से मत समझना, उलझोगे। When a light of frequency nu incident both the materials, if the work function of material A and material B is phi A and phi B respectively, then which one is smaller? If the work function of material A and material B is phi and phi B, ठीक है, एक का phi A phi B respectively, then which one is smaller? phi और phi B में कौन smaller है? देखो आप ध्यान से देखो कि दो अलग अलग मटेरियल्स हैं, एक अलग अलग मटेरियल दोनों के दोनों, और इसका जो वर्क फंक्शन है वो फाई ए है, इसका वर्क फंक्शन फाई बी है। ऑब्वियसली सर, क्योंकि वर्क फंक्शन दोनों के अलग अलग होंगे, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। ये कह रहा है कि मैं 2 जूल में इजेक्ट करा दूंगा, वो कह रहा है मैं 5 जूल में इजेक्ट करूंगा, ऐसा कुछ। लेकिन दोनों के ऊपर सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन पड़ा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू। तो एच न्यू एनर्जी इस पर भी पड़ी है, एच न्यू एनर्जी इस पर भी पड़ी है, इतनी सी बात है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे पहले केस में एच न्यू इज इक्वल टू जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र किया गया है, तो आप एकदम समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से। एक ही तो बात हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी, आप पीछे जाके देखो, मैंने एग्जैक्टली बताया। ऐसी दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एच न्यू इज इक्वल टू फाई बी प्लस ई वी ऑफ ई बी ओ बी। ई तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, दोनों में चार्ज सेम ही होगा। अगर आप दोनों को माइनस कर दो एक बार के लिए समझने के लिए, एच न्यू में से एच न्यू क्या, जीरो हो जाएगा। फाई ए माइनस फाई, इवन मुझे ऐसे करना चाहिए, अगर एच न्यू में से एच न्यू क्या जीरो हो गया, फाई ए माइनस फाई बी ऐसे लिखना चाहिए, और उसके बाद मुझे लिखना चाहिए ई वी ओ ए माइनस ई वी ओ बी टाइप का, ऐसा कुछ लिखना चाहिए। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इस चीज़ को अगर मैं उधर ले जा लूँ, शिफ्ट कर दूँ, तो मेरे पास हो जाएगा फाई बी माइनस फाई ए, ये ऐसा बन जाएगा इधर आके, और इधर बचेगा मेरे पास ई ऑफ, ई कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, वी ऑफ ओ ए और माइनस का वी ऑफ ओ बी बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ई क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो ये फर्क डालेगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.6 टाइप का कुछ होती है। बाकी वीओ, और इसमें आप देखोगे आराम से, यहाँ से आप देख सकते हो कि वी ओ ए माइनस वी ओ बी अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब दिस थिंग विल बी पॉजिटिव। तो ये दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जरूर एक ही मतलब होगा। अगर फाई बी माइनस फाई ए का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि फाई बी इज ग्रेटर देन फाई ए रहा होगा, बस हो गया खत्म। आप वर्क फंक्शन देख लो किसका ज़्यादा है किसका कम है, दूसरा वाले मटेरियल का ज़्यादा है। मैं चाहता ना इस पर फिजिकली भी आपको समझाने की कोशिश करता, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। आप इस पर प्लीज़ एक बार सोचना, मैंने इस पर सिर्फ मैथ्स लगाई है, मैंने आपको डिस्कशन नहीं किया जो मैं अक्सर करता हूँ, अभी टाइम की लिमिटेशन है। आप इस पर सोचना, जो मैंने बातें पीछे से बोली है उससे रिलेट करना, आप जनरल नॉलेज से भी बता पाओगे कि ये होगा। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज इलिमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी एस। ठीक है, जैसे ना एक एच न्यू का फोटोन
फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यू पढ़ता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस रहता है। अब क्लियरिटी के साथ समझो बात को, फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल? बिल्कुल है सर, अभी पीछे तो बताया था कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी या जैसी भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ही उसे बराबर होना है। तो अब जब वो कह रहा है कि जब हम न्यू फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन भेजते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस होता है, तो क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सिंपल समझने की जरूरत है कि न्यू फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक हाफ mv² करके एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कुछ ना कुछ, और वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी ईवीएस के इक्वल होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि न्यू फ्रीक्वेंसी ईवीएस क्या क्या वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। जब आप एच न्यू फोटोन को डालते हो ये सब बातें आपको समझ में आ रही है। When some frequency is eliminated by light of frequency 2v, when same surface is eliminated by, अब सेम सरफेस को हमने इलिमिनेट किया 2 न्यू फ्रीक्वेंसी से, तो ये एच न्यू की जगह 2 एच न्यू हो जाएगा, मतलब एच इंटू 2 न्यू हो जाएगा, और सरफेस सेम है। इस बार जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो कुछ अलग होगी, क्योंकि जब आपने फ्रीक्वेंसी को कुछ बढ़ा दिया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैंने अभी पीछे जस्ट एग्जांपल में बताया था वो कराते समय, ऑब्वियसली समझ रहे हैं। तो अगर ये V1 था तो कुछ ये V2 टाइप का हो जाएगा, यानी कुछ बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो उसको पहले Vs था तो आप कुछ V-S कह दो, लेकिन उन्होंने नाम दे रखा है 3Vs हो गई, तो फिर मुझे सीधे यहाँ पर 3Vs लिखना चाहिए। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन विल बी, क्लियर है मेरे ख्याल से आपको सिचुएशन समझ में आएगी, क्योंकि काम तो हम इजीली करेंगे। काम क्या है कि एच न्यू एनर्जी जब आपने डाली तो मान लेते हैं वर्क फंक्शन आपका 5 था, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो इस बार ईवीएस हो जाएगी, और ऐसे करके जब आपने 2 न्यू कर दी फ्रीक्वेंसी तो इस बारी में ये इतना हो जाएगा, और वर्क फंक्शन बदलेगा नहीं क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और इस बार ईवीएस की जगह E3VS हो जाएगा। आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सो कांट वी डू दिस वेरी इट इज़ वेरी इजी, आई थिंक वी कैन डू दिस। आप आराम से ऐसे करो, देखो 2h न्यू सेकेंड इक्वेशन प्लस 5 प्लस 3 EVS के प्लेस पे अगर आप यहाँ से EVS निकालो और यहाँ डाल दो, देखो h न्यू माइनस 5 डाल सकता हूँ, बस खत्म हो गया। आप देखो 2h न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस 3h न्यू माइनस 3 आप 3h न्यू में से 2h न्यू को माइनस करो, यहाँ पे h न्यू बन जाएगा, और 5 माइनस 3 माइनस 2 उधर भेज दो तो 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि 5 की वैल्यू हो रही है h न्यू डिवाइडेड बाई 2, ये हो रही है 5 की वैल्यू h न्यू डिवाइडेड बाई 2। और आप जानते होंगे हमसे पूछा क्या, वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है, h इंटू न्यू नॉट के, याद करो अभी बताया था। तो ये h न्यू अपॉन 2, और आप आराम से समझ सकते हो कि न्यू बराबर निकल गया न्यू नॉट बराबर निकल गया न्यू बाई 2, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में थी उसकी आधा। देख लो, अब दोबारा से रिपीट कर लो, एक बार रिपीट टेलीकास्ट देख लो उसका, जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने ना ये जो चैप्टर के जो मेन क्रक्स है वो सारे कर लिए, बस अब सिर्फ रीडिंग करनी है, जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन होगा स्लाइड से, और कुछ नहीं, जो हमने पढ़ लिया, ताकि एक बार वो सारी चीजें एक बार फिर से कंपाइल हो जाए। दस फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्या आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है रेडिएशन की, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट रेडिएशन, बिल्कुल सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या मतलब है, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल को सिर्फ क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ नहीं आना चाहिए, और उसको किस चीज से मतलब है, ज्यादा एनर्जेटिक होने से उसके। अब यहाँ पे 100 हो 200 उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है कि 200 हो 300 500 कितने भी हो, लेकिन उनकी एनर्जी पर वो फोकस करेगा, उसको इनकी काउंटिंग से मतलब नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और एनर्जी पर फोकस करने का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी पर फोकस करेगा। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे, इंटेंसिटी पे नहीं, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग पे नहीं, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यही बोला मैंने, वही लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये क्या बताना चाह रहा है सर, ये फोटो एनर्जी बताना चाह रहा है, ये इस तरह की बात करना चाह रहा है। अगर आप देखो ना एच न्यू इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ना, तो हाफ mv² टाइप का हमारे पास रिलेशन आ रखा है, यही आ रखा है। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे कि इनके बीच में क्या ग्राफ टाइप का बन सकता है, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इन्होंने एक कहाँ गया हूँ, इन्होंने इस पूरे को इन्होंने कुछ काइनेटिक एनर्जी टाइप का कह दिया, ऐसे मान लो इस तरह का। अगर आप इसको रिलेट करो, अगर आपने थोड़ा बहुत कभी मेरे से मैथ्स वगैरह पढ़ी है या आपने खुद पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन वगैरह अगर आपने पढ़ा है, तो आप आराम से समझ सकते हो कि अगर वो इसको देखो ऐसा करना चाह रहा हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, आप अगर जानते होंगे, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पर, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, वरना अभी रहने दो इसे। फिर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हम सभी जानते हैं लाइन की इक्वेशन होती है जहाँ पे एम स्लोप होता है। वाई के प्लेस पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बार इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, और एक्स एक्सिस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को यानी एच न्यू को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये वाई है, ये इनका एक्स है, तो ये फिर वाई इज इक्वल टू ये फिर अपने आप सी हो जाएगा,
ये इस तरह का रिलेशन बन रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी टाइप का रिलेशन बन रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका c निगेटिव पे जाना चाहिए। आप समझ रहे होंगे c निगेटिव पे जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है और यही ग्राफ नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको इसे वैसे समझाना चाहूँ फिजिकल लेवल पे मैथ्स छोड़ के, तो मैं आपको इसे समझा सकता हूँ। देखो अब नॉर्मल समझो बिना मैथ्स के, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि यार हर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कराती, या फिर ये कहना चाहता है कि ये कौन सी एनर्जी होगी मैं बताऊँ आपको, ये h न्यू नॉट है एग्जैक्टली फोटोन की एनर्जी। क्योंकि उस समय जब आप एग्जैक्टली h न्यू नॉट दोगे उसे वर्क फंक्शन के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। क्योंकि खुद सोचो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने जो एनर्जी दी है उसकी वैल्यू h न्यू नॉट ही है, तो उस समय मुझे आप खुद बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। सर अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो होनी चाहिए, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आप इस एच न्यू की वैल्यू को इंक्रीज करते रहोगे, आप सोचिए यहां पर इधर देखो, इसे ऐसे समझो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब सोचो जिस समय एच न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब जैसे जैसे आप इस वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, क्योंकि ये तो फिक्स है, अब जैसे जैसे आप इस वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी। ऐसे समझो ना कि जैसे ये 3 था और ये 3 था, तब तो जीरो आएगा ऑब्वियसली। अब ये तो हमेशा 3 ही रहेगा, लेकिन इसे 4 कर दो, ये हमेशा 3 रहेगा, 3 रहेगा, 3 रहेगा, लेकिन इसे बढ़ाते रहो, 5 करते रहो, 6 करते रहो, 7 करते रहो। अब क्या रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4, यानी कि अब ये जीरो से बढ़ता 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 जाएगा। बस वही बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और बहुत ऑब्वियस है जैसे जैसे हम अपनी फोटोन की एनर्जी बढ़ाते रहेंगे, ऑब्वियस है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। सब पीछे डिस्कशन किया मैंने, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी को भेजोगे तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये एक्स्ट्रा बात बोल दी मैंने, सिर्फ यहाँ पढ़ लो। मैं देखता हूँ कि इसमें मैंने जो बात नहीं बोली है मैं सिर्फ वही बोलूँगा। फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। पहली बात मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी, याद होगा आपको, ग्राफ भी दिखाया था इसका, सैचुरेशन करंट वगैरह। फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल, ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बता चुका हूँ मैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, थोड़ा पॉइंट ध्यान रख लेना, ये एक तरह का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। यानी जैसे ही फोटोन गिरता है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही इजेक्ट होता है। ऑलमोस्ट 1 नैनोसेकंड का टाइम लगाता है, जो कि बहुत कम होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये आप अभी आगे देखना, वो कुछ खास नहीं है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। इसमें बोला है इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था आपको कि जब भी कोई फोटोन किसी मैटर के इंटरेक्शन में आता है तो वो एक पार्टिकल नेचर शो करता है। यही बात इन्होंने बोली थी। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को हम लाइट के पार्टिकल नेचर से ही समझा पाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ईच फोटोन हैज एनर्जी एच न्यू, वो मैंने आपको बता दिया था। इसमें जो काम की बातें हैं जो आप बतानी है वो मैं आपको अब समझा देता हूँ। देखो ये हो गया खत्म, आप इसे देख लेना। इन क्वेश्चन को आप देखना ट्राई कर सकते हो तो करना, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको पूछना है एनर्जी कितनी होगी, तो सिंपल फॉर्मुला लगाना इज इक्वल टू एच न्यू। अब दूसरा पूछ रहा है हाउ मेनी फोटोन पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स। और आपको याद आएगा, मैंने अभी पीछे इंटेंसिटी में बताया था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने बताया था ई अपॉन ए इंटू टी होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एन एच न्यू हम इसे बोल सकते हैं, ए अपॉन टी हो गया एन एच न्यू। फिर मैंने आपको बताया था फोटोन पर सेकंड यानी एन अपॉन टी को आप स्मॉल एन बोल दो, स्मॉल एन एच न्यू अपॉन ए, ये हो गया। अब आप आराम से काम कर सकते हो अपना। इसे एवरेज ए को 1 मान लो, क्योंकि उसने बोला कि एन एवरेज पूछा है, तो आई इज इक्वल टू आपका सिंपल एन एच न्यू आ गया। और आपको एन निकालना है तो आप इंटेंसिटी अपॉन एच न्यू कर दो। मेरे ख्याल से इंटेंसिटी आपको दी है लाइट की, इंटेंसिटी ना भी दी हो लेकिन पावर दी है, आप उसकी हेल्प से कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने ये भी बता रखा कि ये चीज़ पावर है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से ये भी समझ सकते हो कि ये हो गया आपका एन पी बाई ए। ये मैं शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए को 1 मान लो, अब आप आराम से एन निकाल देना, इंटेंसिटी अपॉन पावर या जो भी इसकी हेल्प से निकाल देना, दिया होगा आपको जो चीज़ें दी जानी चाहिए, ठीक है। निकाल लेना, इसे कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे भी एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा इस पर भी। मैं हल्का सा देख रहा हूँ कहीं पे कुछ खास बात दिख गई तो देख लेंगे। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज इतना, यानी कि वर्क फंक्शन इतना है, तो एच न्यू नॉट बराबर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आराम से निकाल लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2.14 अपॉन एच, यानी कि 6.6 इंटू 10⁻34 से इसे डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.60 वोल्ट। ये बोल रहा है कि वेवलेंथ कितनी होगी जिस समय फोटो करंट जो है वो जीरो कर दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल को इतना करके। हमें क्लैरिटी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो जब होता है तो उस समय ये कंडीशन हो जाती है, हाफ एम बी स्क्वायर वगैरह। एक बात तो ये हो गई। आपको बोला गया कि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ उस समय कितनी होगी, तो हम यहाँ से ना उस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट
प्लस ई वी नॉट हाफ एम वी स्क्वायर के प्लेस पे, और आप यहाँ से आपको ये बताना है कि एच सी बाई लैम्डा, आपको इस लैम्डा की वैल्यू बतानी है, जबकि एच न्यू नॉट आपने ऊपर पे निकाल लिया होगा क्योंकि वर्क फंक्शन आपको दे रखा ऑलरेडी, और यहाँ पे ई वी नॉट में आपको ई आपको पता है और बेसिकली वी नॉट की वैल्यू आपको 0.60 दे रखी है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टेंट बचा वेरिएबल बचा हो लैम्डा वो निकल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आता है वेव नेचर ऑफ मैटर, और यही हमें पढ़ना है, ये लास्ट टॉपिक है, इसे कहते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स का मतलब ये है कि डी ब्रॉगली ने बोला कि जैसे लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, उन्होंने कहा पार्टिकल भी लाइट की तरह बिहेव करता है, यानी स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी रखता है। उन्होंने सिंपल सी बात कही कि जो लैम्डा होता है किसी भी मास से एसोसिएटेड, किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड, जैसे फुटबॉल है, उन्होंने कहा ये फुटबॉल अगर किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका मास m है, तो इसमें भी ना चाहते हुए एक वेव इसके आसपास बन रही है, और उस वेव के बारे में उन्होंने बताया कि वो वेव होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी उन्होंने बोला कि वो वेवलेंथ जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है उसके मोमेंटम के। अब मोमेंटम को अगर हम सॉल्व करें तो वो निकल के आता है एच अपॉन एम वी। बस अब आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा मास होगा उतना कम लैम्डा होगा। इसी कारण से जो हम नॉर्मली चीज़ें पढ़ते हैं, अपने फुटबॉल को, बॉल को, इन चीज़ों को हम देखते हैं, हमें इसमें एक सर्टेन वेव नेचर इसलिए नहीं दिखाई देता कि इनका मास कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और जब इनका मास ज़्यादा है और आप इस मास के कंपैरिजन जब लैम्डा निकालोगे तो काफ़ी कम निकलता है, जो विजुलाइज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज उनका कहना है कि इसमें भी वेव नेचर बन रहा है, लेकिन वो नॉन सिग्निफिकेंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अंधेरा क्या है, एक तरह से अंधेरा वो सिचुएशन है जब लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाए, अगर आप लाइट की टर्म्स में डिफाइन करना ही चाहते हो तो। ना अंधेरा भी एक तरह का उजाला ही है, लेकिन बहुत डिम, इतना डिम कि डिमिस्ट ऐसा टाइप का कहना चाहिए। तो बस वो बात है। तो ये इन्होंने बोला कि क्वांटम फिजिक्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे, जब हम छोटे मास को जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह को कंसिडर करेंगे, तब आप इसका मास जो लोगे वो लैम्डा सिग्निफिकेंट देगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डिफाइन हुआ यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जब हम यहाँ डालते हैं तो उससे एक सिग्निफिकेंट लैम्डा मिलता है, और उसको हमने न्यूक्लियस वगैरह में, एटम वगैरह में डिस्कस भी किया हुआ। इतना ही है फिलहाल। इसमें छोटा सा काम जो आप कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए जो आता है इसमें, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी जो होता है ना, ये इसमें एक काम किया जा सकता है कि आप जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम, एक एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि एम वी बराबर हो गया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ ई बोल देता हूँ ऐसा। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट 2m ही हो गया, ये आप कह सकते हो यहाँ पर। तो ये भी एक हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। अगर आप इसे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कहना चाहते हो तो फिर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ई वी नॉट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एम वी स्क्वायर होल स्क्वायर फिर से अपॉन 2m होगा और 2m ई वी नॉट, आप ये भी कह सकते हो। तो ये तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप चाहो तो एम वी को फिर से रिप्लेस कर सकते हो 2m ई वी नॉट से, या सिंपल आपने काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे ये रख दिया ई वी नॉट, ये। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले इसी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं, तो हम क्या कर लेंगे उस समय हम जब इन वैल्यूज़ को रखते हैं और एच की वैल्यू को रखते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट वी के बराबर होता है और एंगस्ट्रॉम में। तो ये हो सके तो ध्यान भी रख सकते हो आप, क्योंकि जब आपको बोला जाएगा कि किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी वेवलेंथ बन रही है जब उसका इतने पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया तो सीधे उसकी वैल्यू यहाँ रखना आंसर आएगा। ऐसा ही हम अल्फा पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं और ऐसा ही हम प्रोटॉन के लिए भी कर सकते हैं, उनके लिए भी वैल्यू निकलती है। अल्फा पार्टिकल के लिए करीब करीब 1.01 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट वी निकलती है और एस लैम्डा ऑफ अल्फा, और ऐसे ही प्रोटॉन के लिए अगर आप निकलते हो तो 0.286 एंगस्ट्रॉम रूट वी निकलती है, ऐसा ही कुछ निकलती है लगभग ऑलमोस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इस पूरी कहानी में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, आपको वी दे रखा है तो डी ब्रॉगली वेव पूछी गई है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। हम सब जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, वेलोसिटी हमें दी है, एच की वैल्यू हम जानते हैं, लैम्डा निकल जाएगा। अब ऑल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट, तो एम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, और ये आपको वी दे रखा है, अगेन यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ये लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, समझना दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। हाउ आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद देम रिलेटेड टू, देखो लैम्डा से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड लैम्डा कितना होगा, एच अपॉन एम वी टाइप का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछा है तो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे दिखाया, आप देखें आराम से 2m ई होगा कि नहीं होगा, अभी मैंने पीछे आपको कराया है, लेकिन यहाँ मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है तो एच अपॉन एम वी इसका भी होता है, लेकिन इस बारे में क्या होगा, एच अपॉन रूट के अंदर 2m ऑफ अल्फा इंटू ई। अगर हम दोनों को रिलेट करना चाहते हैं तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं एक बारी में, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो एच एच कट जाएगा, रूट के अंदर 2m अल्फा ई ऊपर चला जाएगा ध्यान से, और 2m ई
ये ऐसा हो जाएगा, ई कट रहे हैं, टू कट रहे हैं, कुल मिला के लैम्डा ई अपॉन ये आ रहा है रिलेशन। अगर आप डायरेक्टली समझना चाहो तो लैम्डा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई टाइप का रिलेशन आ रहा है। इन शॉर्ट में लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो रेशियो वगैरह मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, और आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अल्फा वगैरह मास वगैरह से हिसाब किताब लगा के, वरना ये रिलेटेड रिलेशन आ रहे हैं इनके बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड फोटॉन्स हैव सेम एनर्जी ई। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करी है और एक तरफ फोटॉन की, फोटॉन काइंड ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ पार्टिकल, अलग अलग है दोनों। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड लैम्डा की अगर हम बात करेंगे तो एच अपॉन पी आएगा। अब सवाल ये कि लैम्डा और फोटॉन क्या होगा, फोटॉन का लैम्डा कैसे निकालोगे आप, क्योंकि आप बोलोगे ये तो कैसे, नहीं, फोटॉन को ऐसे रिलेट मत करो। देखो, फोटॉन के बारे में हम जानते हैं कि फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। क्या आप ये कह सकते हो कि एच सी बाई लैम्डा में से कह सकते हैं, तो निकल गया फोटॉन का लैम्डा कितना, एच सी बाई ई। आप समझे आप, तो फोटॉन का लैम्डा ऐसे निकालना है। फोटॉन मास पार्टिकल नहीं है, उसके लिए डी ब्रॉगली वेव की इक्वेशन से मत निकालो उसे, उसके लैम्डा को ऐसे निकालो। तो फोटॉन का जो लैम्डा है आपका वो, एक मिनट, ये कहाँ चले गए हम, ऑटो कट हो गया क्या ऑटोमेटिकली? अच्छा वायर, ठीक ही हुआ। ये लैम्डा ऑफ फोटॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एच सी अपॉन ई, शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब वो बोल रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, तो लैम्डा ऑफ ई लैम्डा ऑफ पी निकालना है, बस हो गया, इतना सही काम है। तो एच अपॉन पी, और ये हो जाएगा एच अपॉन एच सी अपॉन ई। इसमें एच एच कट गया, आपके पास आएगा ई अपॉन पी सी, और पी मतलब कुछ नहीं होगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इस तरह की कुछ चीज़ आएगी। ये इनके बीच में कुछ रिलेशन बन गया, ठीक है। सेम एनर्जी थी ना दोनों में। अच्छा, अभी रुक जाओ, अभी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ हमें बोली है कि दे बोथ हैव सेम एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एम वी स्क्वायर जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी होगी, और एच न्यू जो कि फोटॉन से एसोसिएटेड एनर्जी होगी, हम इन दोनों को चाहे तो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि एम वी का होल स्क्वायर, फिर से नीचे 2m लिखेंगे तो 2m एच न्यू कह सकते हैं हम चाहें तो आई थिंक हम कह सकते हैं ई के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ना एच न्यू लिख दिया मैंने ई के प्लेस पे, और एम वी को मैं बोल सकता हूँ वहाँ से 2m एच न्यू टाइप का, और सी। बस अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, जो आप कर सकते हो, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेना, जो कट रहे होंगे उन्हें काट वगैरह लेना, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में एक ही बात बताना चाहता हूँ कि फोटोन की एनर्जी को थोड़ा ध्यान रखना, कैसे आपको रखना है, बस इतनी सी बात है। बाकी आई थिंक चीज़ें हो चुकी है कवर, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य था ना वो टर्म्स को समझाना आपको, जो शुरुआत में मैंने समझाया। ये क्वेश्चंस वगैरह बहुत ईजी चीज़ें हैं अगर आपने वहाँ तक की समझ ली, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इन्हें। शुरुआत में जो मैंने आपको बताया, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, फोटोन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैंने इंटेंसिटी का फ़र्क फोटो करंट पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे रिलेट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको अगर आपने कवर कर लिया, सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। इसके अलावा एक बार जो भी आपके पास बुक है उस पर आप रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे, आपको सब समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।